जी। ऐसा। हाँ, तो जो मतलब तीन वास्तविकताएं हैं, एक जो व्यापक कार्य है, जो दूसरा जड़ इकाई, तीसरा चैतन्य इकाई। तीन वास्तविकताएं मोटा मोटी दिखती हैं। बाकी सब उनकी क्रियाएं हैं और जो भी है उनके इंटरेक्शन है, सब कुछ वो है। तो जड़ क्रियाओं के प्रति अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं है, जड़ वस्तु के प्रति भी कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि वो स्थूल आंखों से दिख रहा है। लेकिन जो चैतन्य इकाई है, जो चैतन्य वस्तु है, वो आंखों से दिख नहीं रही है। व्यापक वस्तु वो भी आंखों से दिख नहीं रही है, मतलब आंखों से नहीं दिख रही है, किसी भी और इंद्रियों के माध्यम से हम चैतन्य वस्तु और व्यापक वस्तु तक नहीं पहुंच पा रहे। इस कारण से उस पर विश्वास नहीं बन पा रहा। कुल मिलाकर के बात तो इतनी है। तो किस विधि से उस दोनों वस्तु पे भी हमारा विश्वास बने? ठीक है भैया, क्या ऐसा इस प्रश्न को रखें? हाँ हाँ। आप लोग बताइए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इन्होंने पूछा है। आप लोग बताइए, आप लोग को कैसा लगता है? इसमें भैया मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये पड़ाव नहीं आएगा तब तक ऐसा एक तो कुतूहलवश चर्चा करेंगे या फिर बुद्धि विलास ही रहेगा, कितनी भी चर्चा कर लो तो। बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। तो मैं अपनी बात रख देता हूँ, फिर बाकी आप लोग भी रख दीजिएगा। मेरे को जो सबसे ज्यादा जो मतलब छूता है ये बात कैसे पकड़ने का, वो जीवन को क्रियाओं के माध्यम से समझने का है ना। क्रियाओं के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं, तो अनुमान बनता है जीवन वस्तु के प्रति, क्रियाओं के अंदर। अब उस क्रियाओं में भी जो मुझे महत्वपूर्ण बात लगता है कि क्रियाओं में भी जो स्वयं में आचरण को लेकर के जो अतृप्ति है, मतलब हम अपने जीवन क्रियाओं में जो अतृप्ति को देख रहे हैं, उसको समझ करके, जैसे दर्शन को हम पढ़ते हैं, उन क्रियाओं को हम अच्छे से समझते हैं, और जो क्रियाओं में जो असंतुलन है, उस असंतुलन को समझ करके जब हम संतुलित करने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे अपनी क्रियाओं में जो संतुलन होता है, जो सामंजस्य होता है, उससे विश्वास होने लगता है। तो इसको दूसरी तरीके से कहूं कि जो आपने कहा कि हमारा यदि मात्र लक्ष्य जो है कि जीवन कोई वस्तु होता है, इसको हम डिस्कस करें, है ना, और किसी तरीके से हम जो साइंस विधा से जिस तरीके से स्टडी करते हैं इस तरीके से समझना चाहते हैं, तो वहां तक पहुंचना नहीं हो पाता है, वो बुद्धि विलास में चलाता है। लेकिन यदि आचरण के पॉइंट से देखें, जो आचरण जिसको कहते हैं, आचरण का मतलब हो गया जिसको अपन कह रहे हैं ना कि भाई मतलब स्वधन स्वनाड़ी व्यापन कार्य व्यवहार, या फिर प्रिय हित लाभ की दृष्टि की जगह न्याय धर्म सत्य की दृष्टि, है ना, मूल्यों में जीना, रुचि मूलक की जगह मूल्य मूलक जीना। ये सारे डायमेंशन से यदि हमारे में उसकी अपेक्षा बनती है, मतलब जीवन जानने की अपेक्षा, जीवन के जानने की जो जीवन में ही कौतूहल बन रहा है या जिज्ञासा बन रही है, वो किस पर्पस से बन रही है। हमारा जो आचरण है वो मानवीय नहीं हो पा रहा है, उस आचरण को मैं ही नकार रहा हूं, और इस जो मतलब आचरण से मैं श्रेष्ठ आचरण में संक्रमित होना चाह रहा हूं, मैं श्रेष्ठ आचरण से संपन्न होना चाह रहा हूं, नहीं हो पा रहा हूं। उस अर्थ में मुझे बार बार ऐसा लगता है कि जो ये संक्रमण नहीं हो पा रहा है, उसके मूल में कहीं ना कहीं मैं स्वयं को जीवन के रूप में नहीं देख पा रहा हूं। इस कारण से मुझ में ये नहीं हो पा रहा है। तो इस अर्थ में मेरे लिए ये एक दबाव बाध्यता जैसा बन जाता है कि मुझ में जीवन ज्ञान होना परम आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में मैं आचरण नहीं कर पा रहा हूं। जो मुझे आचरण स्वीकार है वो आचरण मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो मानवीय आचरण की आशा में जीवन ज्ञान की अपेक्षा होना, ये एक समझ में आया, मानवीय आचरण की आशा में जीवन ज्ञान के जिज्ञासा होना। दूसरा, हमको मानवीय आचरण से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ जो है तर्क से मतलब है।
हमारे तर्क की तृप्ति होनी चाहिए। जैसे साइंस में भी लोग समझते हैं ना कि परमाणु कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, उसको लॉजिकली समझते हैं। उसका कितना आचरण से उसका लेना देना है, स्वयं के आचरण से उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ भी जीवन जो है वो हमारे आचरण से, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ इतने से मतलब है कि जो एक नया जो आया है तर्क, उस तर्क से हम उसको सिर्फ कैसे समझे। क्या ये दो तरीके से समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ भैया। तो मुझे जो लगता है कि आचरण के हिसाब से यदि आप पकड़ने की कोशिश करेंगे, हम आचरण संपन्न होना चाहते हैं, श्रेष्ठ आचरण संपन्न होना चाहते हैं, उस क्रम में जीवन की जिज्ञासा बनेगी, तो फिर जीवन के प्रति जो है धीरे धीरे विश्वास भी बनना शुरू होता है। यदि हम इस आचरण को छोड़ करके सिर्फ हम तर्क के रूप में उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर हमारा तर्क जो है हमको वो विश्वास नहीं दिला पाता। आचरण ही आपको विश्वास दिलाता है। जीवन होने का प्रमाण स्वयं में और दूसरों को कहाँ दिखेगा? आचरण में दिखेगा ना। यदि हमको जीवन पकड़ में आया, तो वो स्वयं में आश्वस्ति किस आधार पर बनेगी कि मेरा आचरण उस आधार पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि मुझे चैतन्य का मतलब अनुमान हो रहा है, तो मेरे जीने में वो चैतन्य जितना अनुमान में आया, वो जीने में भी चैतन्य के अनुसार ही आएगा। जो भी हमारे कार्य व्यवहार है, हमारे आचरण में वो रिफ्लेक्ट होगा। तो महत्वपूर्ण बात है कि हमको अपने जीने के अर्थ में वो जीवन जो है जानने की तीव्र इच्छा बनना, वही मुझे रास्ता लगता है। यदि जीने की इच्छा नहीं है, मतलब उस आचरण की अपेक्षा स्वयं से नहीं है, तो फिर वो जीवन ज्ञान का रास्ता खुलेगा नहीं। अपन इस पे और आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले मैं आप लोगों की बात और इसको और खोलेंगे, फिर आप लोग अपना बात रख लीजिए, फिर अपन और खोलने की कोशिश करते हैं। बताइए आप लोगों का क्या सोचना है इस बारे में। भैया ये जो आचरण की आप बात कर रहे हैं, ये पहले मुझ में दिखेगा या किसी दूसरे में भी दिख के फिर मुझ में ये आशा जागेगी कि मैं भी ऐसा आचरण करूं? भैया मुझे दूसरे में देखने के लिए भी ना आप में पहले वो आशा का होना आवश्यक है, वरना वो आपको दिखेगा ही नहीं। आप दूसरे में वो अपने में ढूंढ रहे हैं, तभी आपको दूसरे में वो ढूंढ करके देखेंगे पाएंगे। बाबा जी को हर आदमी सेम तरीके से देखता था ऐसा थोड़ी है। जी भैया। हाँ भैया, मैं बोलूँ? हाँ बोलिए ना। हाँ भैया, मैं इसको ऐसे समझ पा रहा हूँ, जो आप बात कर रहे हैं आचरण की। तो आचरण एक तरह से आउटकम है। तो आउटकम में हमें वो, अगर हम आचरण, हमारा आचरण वैसा हो रहा है, और जो प्रपोजल को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वो आचरण में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आचरण, जब हम इसको कंटिन्यूअसली देख रहे हैं और अवेयरनेस के साथ इसको कर रहे हैं, तो आचरण में आ रहा है, इट मीन्स हम उसको समझ रहे हैं और उसको जी पा रहे हैं। और आचरण में नहीं आ रहा, तो फिर वापस हम अपनी जीवन क्रियाओं को देखेंगे अवेयरनेस के साथ, या दृष्टा भाव के साथ, या नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ। और अगर आचरण में वैसा नहीं आ रहा है जैसा होना चाहिए, जैसे कि हम बोल रहे हैं म्यूचुअल हैप्पीनेस या म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, अगर वो नहीं आ रहा है, इट मीन्स कहीं कहीं मैं जीवन क्रियाओं को समझ नहीं पा रहा हूँ और उसको उस तरह से जी नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं उसको ठीक ठीक से जीता हूँ, समझता हूँ और उसको ठीक ठीक से जीता हूँ इंटरेक्शंस के अंदर, तो मेरे व्यवहार में, मेरे आचरण में वो प्रतिफलित होगा। ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। वही भैया, वही कर रहा हूँ। जीवन ज्ञान उसके थोड़ा उल्टा भी है कि जीवन ज्ञान होने के लिए पहले वो जीवन में दिखेगा तब आचरण में आएगा, या पहले आचरण में अपेक्षा होगी तब जीवन में दिखेगा? मतलब तब जीवन दिखेगा। मतलब दो तरीके से होगा कि पहले हमको आचरण की अपेक्षा नहीं है और हम सीधा जीवन को देखने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो हमको जीवन दिख गया और उसके बाद जो है हम आचरण के लिए अब हमारे में अपेक्षा बन रही है, या पहले हमारे आचरण के लिए अपेक्षा बनेगी और उस अर्थ में जब हम इसको समझने जाएंगे, तो हमारे में जीवन के प्रति जो है
अपेक्षा बनेगी कि जीवन भी एक वस्तु, उसको समझना पड़ेगा, तभी ये आचरण में हमारा सुधार होगा। हाँ भैया, आचरण में जब अपेक्षा बनेगी, क्योंकि आचरण में कई सारा आचरण हम ऐसा कर रहे हैं जिसके बाद हम भी दुखी हो रहे हैं, दूसरे को भी दुखी कर रहे हैं, तो फिर बनेगी कि इसका समाधान कैसे निकले। इसका समाधान निकालने के लिए हमें फिर जीवन को समझना पड़ेगा, जीवन क्रियाओं को समझना पड़ेगा। ठीक है भैया। ठीक है भैया, बिल्कुल। रेणु दीदी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? और कोई? रेणु दीदी, आप कुछ बोलना चाह रही थी क्या? हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं कृष्ण भैया? हाँ जी भैया, अगर रेणु दीदी बोलना चाह रही तो पहले वो बोले, या कोई और बोलना चाह रहा है तो बोले। मेरा तो ये था भैया कि जैसे ये कंटेंट जब से एक्सप्लोर करना शुरू किया है, तो अब समझ में थोड़ा सा शिफ्टिंग भी देख पाता हूँ, समझ में तो आ रहा है। तो जैसे भागीदारी या संबंध का चिंतन, व्यवस्था का बोध और सह अस्तित्व का अनुभव, तो ये चीजें समझ में भी आ रही हैं, और हम अपने अपने जीवन में उसको जांच रहे हैं, तो वो ठीक भी लग रहा है, पूरा प्रपोजल बिल्कुल ठीक लग रहा है। लेकिन मैं इसमें यह है कि जो आगे की जो यात्रा है, ये समझ में तो सब आ रहा है कि संबंध और विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, लेकिन जो कई बार बात आती है कि जो बोध की स्थिति है या अनुभव की स्थिति है, तो उसके लिए केवल ये हम जो इनको जो अध्ययन कर रहे हैं या मनन कर रहे हैं, उसी से उसमें परिमार्जन आएगा, या भैया कहीं दृष्टा भाव की या साक्षी भाव की जो बात की गई है, उसको हम इस परिप्रेक्ष्य में कैसे देख सकते हैं? मेरी बात पहुंची भैया? हाँ भैया, पहुंची आपकी बात। ये जो दृष्टा भाव है, साक्षी भाव है भैया, इसको समझना पड़ेगा क्या इसका मतलब है, दृष्टा भाव होने का, साक्षी भाव होने का, है ना। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं दृष्टा भाव होने का मतलब जो है मन, वृत्ति, चित्त, जब बात कर रहे हैं बुद्धि, आत्मा, तो वृत्ति चित्त का मूल्यांकन करता रहे, है ना। वृत्ति बार बार जो भी मन है, जो चित्त बोल रहा है, वृत्ति मन का जो है, बार बार वो देखता रहे कि मन से जो भी कार्य हो रहा है उसमें वृत्ति का बार बार वो रहेगा, मतलब वो उसका मूल्यांकन करता रहेगा। ठीक है। वृत्ति का जो मूल्यांकन है वो चित्त करता रहेगा। तो जो हम बार बार दृष्टा भाव बोलते हैं ना, इसका क्या मतलब, इसको समझना पड़ेगा, है ना भैया। अभी उस पर और खोलते हैं। हाँ, उसको खोलते हैं, और पहले एक बार सब लोगों की बात सुन लेते हैं। जी भैया, जी भैया। और कोई इस मुद्दे पे? भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। भैया इसमें अभी जो आचरण की बात आई, तो अभी मैं तो मेरे में देखता हूँ, तो जब भ्रमित अवस्था में जब विकल्प नहीं मिला था, मेरे को सूचना नहीं मिली थी, उससे पहले भी जी तो रहा ही था, और वो जो मैंने आचरण मान रखा था, जो मेरा जो जिसमें मैं उसको बेस्ट मानता था, उसी में जी रहा था मैं। लेकिन वो कोई न कोई विकल्प की तलाश तो थी, क्योंकि वो जिस आचरण में मैं जी रहा था उससे मैं संतुष्ट नहीं था। तो जब जब मेरे को विकल्प मिला, उसको सुना, पढ़ा, आप लोगों से सुना, वीडियो वगैरह सुने, तो मेरे में जो जिस आचरण में मैं जी रहा था उससे बेहतर आचरण की एक पृष्ठभूमि बनी मेरे में, और उस वो वैसे मैं कैसे जी पाऊँ, उसकी जो मेरे में जिज्ञासा हुई, तो उससे मेरे को ये तर्क के आधार पे या विकल्प को सुन के ऐसे लगा कि अब जीवन ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जीवन ज्ञान नहीं होगा तब तक जो एक्चुअल में जो आचरण है मानव का,
वो आचरण पकड़ में नहीं आएगा और उसमें नहीं जी पाएंगे। और जैसे जैसे मेरे को जीवन ज्ञान के बारे में जैसे सुन सुन के अभी तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो ज्ञान हो गया उसका, लेकिन फिर भी जितना जितना सुना है, जितना जितना इसमें ध्यान लगाया है, उतना उतना जो मेरा जीना हो रहा था उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार मान लो या उसमें और ऐड होता जा रहा है। मेरी डिजाइन मैं तो ऐसे इसको समझ पाता हूँ। धन्यवाद। बढ़िया भैया। अब ये मेरा भी ना, जैसे मेरा इंटरेस्ट हमेशा आचरण की तरफ ज्यादा रहा कि आचरण में कैसे सुधार होगा। तो एंड मतलब जैसे अपन जानते ही हैं कि भाई क्या चीज सही है क्या चीज सही नहीं है, लेकिन वो जानते हुए भी सही नहीं हो पाती थी। एंड दूसरा ये कि जब वो सही नहीं कर पाते थे, कोशिश करते रहते थे, तो एक वो फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप हो गया था। तो लेकिन इस दर्शन के आने के बाद में जो जीवन क्रियाएं पढ़ी एंड ऑल दैट, वो मेरे को तो मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट और मेरे को आश्चर्य हुआ कि इस तरह की चीज होती है कुछ, और पढ़ने में मेरे को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आया। एंड मेन ये कि जब जीवन क्रियाएं पढ़ रहे थे तो उसमें हर एक आचरण को बताया गया कि वो किस तरीके से और क्यों है। तो एक तरीके से वो जो क्वेश्चंस भी नहीं बने थे उनके आंसर्स मिलने लग गए थे ऑलरेडी इसमें। तो बहुत ही क्लियर था कि जैसे मन के बारे में बताया कि आशा की उसमें करता है, जब वो नहीं पूरा होता तो ये 6 आवेश हैं। तो इतनी क्लैरिटी बन रही थी कि अच्छा ये यहाँ से अराइज हो रहा है, ये यहाँ से अराइज हो रहा है, मतलब वो तर्क लेवल पे पूरा कंप्लीट हो रहा था। तो एक तो ये कि नेक्स्ट अब क्या करना है वो समझ में आ गया। दूसरा ये कि एक जो बुरा लगता था कि भाई मैं नहीं कर पा रही हूँ वो सब, तो वो एक एक स्लॉट के अंदर चला गया कि भाई भ्रमित है इस वजह से नहीं कर रहे हैं। तो वो जो गिल्ट वाला एस्पेक्ट था वो भी बिल्कुल खत्म हो गया। अब अगर नहीं भी कर पा रही हूँ तो मेरे को अच्छी तरह से पता है कि भाई अभी मैं उस भ्रमित स्टेट में हूँ और मैं कॉन्टिन्यूअसली मैं कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो आगे वाली स्टेज में चले जाएंगे। तो पहले जो नहीं कर पाने का फ्रस्ट्रेशन था, क्योंकि ये रास्ता तो था नहीं और किसी भी तरीके से करने की कोशिश करने लगते थे तो वो होता नहीं था। तो एक वो फ्रस्ट्रेशन जो बिल्ट हो रहा था उसमें बहुत ही आराम हुआ। तो उधर आराम होने से और इधर इंफॉर्मेशन मिलने से वो जो कंबाइंड इफेक्ट हुआ, तो अब बहुत सारी चीजें एफर्टलेस हो गई हैं। तो मेरे लिए तो और कोई कौतूहल मुझे नहीं है अभी। तो वो जितना बता रहे हैं वो सब एडिशन ही हो रहा है, कंटिन्यूअसली पढ़ भी रहे हैं, लेकिन आचरण में जो चेंज आ रहा है और तो उससे ही एक ऐसी गति बन रही है और एक मतलब बहुत ही एक उत्साह का है कि अब डेली का स्टडी जो चल रही है कि अच्छा क्या बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं। तो मेरी स्टेट तो ये है कि मेरे को अभी तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। तो और इतना मैंने नहीं सोचा कि जीवन है या नहीं है, मतलब मेरे को तो डाउट ही नहीं लगता है कि जब मैं आचरण में चेंज होते हुए देखती हूँ, दूसरों के गलत व्यवहार के लिए जब मेरा रिएक्शन कम होता है, तो मेरे लिए तो यही एक इतना बड़ा एस्पेक्ट हो गया है कि मुझे तो इसी से ही बहुत आनंद मिल रहा है। तो मेरे को पढ़ने के लिए भी मेरे को बहुत प्रोत्साहन मिल जाता है इससे। तो मेरी स्टेट तो अभी ये है। बढ़िया दीदी। जी। जी उमा दीदी, नमस्ते आपका। सभी को। हाँ। हाँ नमस्ते। भैया जी। जब पहले जो हम जी रहे थे, यानी जिंदा रहना, जीना, ये सब विद्या में जुड़ने के बाद, शिविर में आने के बाद इन शब्दों का अर्थ देख के स्पष्टताएं बनी। यानी जीवन वस्तु की जो महिमा है, यानी जीत सही मान कर जीते हैं तो हम अपने आप को सही समझ, हम सब समझते हैं, हम सब सही है, ये तो फीलिंग बनी ही रहती है। भले वो गलत हो रहा हो, परेशान हो, दुखी हो, ये सब हो ही रहा था। और दुखी होना है जीवन को स्वीकार नहीं होता है। ये जब पहली बार परिचय शिविर में क्रोध अपनी अक्षमता है, ये चीजें सुनी तो, और फिर अपने आप में उस पर थोड़ा सोचा तो हाँ ये तो ऐसा ही है। यानी क्रोध अपनी अक्षमता, ये पॉइंट मुझे सबसे पहले छिया है। इससे मुझे उस वास्तविकता के प्रति निष्ठा बनी है और समझने के लिए है, और जीवन ज्ञान जो है, तो इसको अपने आप में देख रही हूँ। और सबसे बड़ी मूल मेरे लिए तो जीवन में यही रहा कि शरीर की आंख के कारण मेरा शिफ्टिंग तो मैं बार बार, यानी अब नहीं है आज, अब जो अध्ययन में लगे हैं, अब वो मन में कभी नहीं आता है। लेकिन इसे हम मुझे नहीं भूल, मुझे मैं शुरुआत तो मेरी वहीं से हुई जब बाबा जी से पहली बार मिली।
सुन तो सकती हो, क्योंकि जीवन देखता है, जीवन सुनता है, जीवन समझता है। तो ये मुझे कौतूहल लगता था, ये क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, जब जीवन नहीं पता था इन्हें। क्योंकि पूरा मानव का है ना, आदमी का जो भी हो, आंख ही सब कुछ देखती है, यही फोकस रहता है कि आंख से दिखता है, उसे ही हमसे सत्य और बाकी सब मानते हैं। स्थूलता में इतना गहरा चिपकाव है। लेकिन जैसे जैसे सूचनाएं मिल रही है, सूचनाएं मिली और उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं समझने के लिए, और तो इसलिए जीवन के प्रति बाकी और सूचनाएं तो नहीं पता, लेकिन जीवन के प्रति तो मेरी सबसे पहले ही सहमति और आगे समझने का पार्ट बना है ना, कि इसको पहले समझा जाए, क्योंकि क्रिया स्वरूप में इसकी स्पष्टताएं बनती ही है। क्योंकि आशावादी है ना, हम है ना, क्रिया के साथ देखते हैं तो जीवन की हमारी स्पष्ट अन्य समझ बनने के लिए होता है हमारा। और जो आचरण की बात आपने बताई, ये बिल्कुल मुझे भी 100%, क्योंकि हमारा उटपटांग आचरण हमें ही स्वीकार नहीं होता है। जो रिएक्शन मोड होता है घर में, परिवार में, बाहर में, किसी को भी टोकना यानी विरोध, ये हमें ही स्वीकार नहीं होता है, लेकिन हम वो करते हैं। लेकिन जब ध्यान जाने लगा, सूचनाएं जैसे जैसे अपने आप में मिलने लगी और हम उसको देखने लगे, तो ये देख के मुझे आश्चर्य होता था। एक ही सेंटेंस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब शिविर में शुरुआत में मैं बैठी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, और दूसरा लगेज उसी समय सेकंड सेंटेंस यानी मैं अपने आप में बना के तैयार करती थी अभ्यास करके। हाँ, मैं समझ सकती हूँ धीरे धीरे, यानी ये दोनों सेंटेंस में अपनी फीलिंग्स यानी अपने भाव को देख पाती थी, यानी अपने अंदर यानी जो हिलना डुलना है। ये सेंटेंस ही मुझे बहुत आश्चर्य करता था। मैं भी समझ सकती हूँ, जीवन समझता है, ये सेंटेंस ही मुझे राह देखता था। और मुझे जब इरिटेशन हो रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ रहा है, ये दोनों की जो बोलते हैं ना टेस्ट, है ना, सॉफ्ट है कैसा है, ये दोनों जीवन में मुझे टेस्ट होती थी। ये देख के मुझे एक सबसे बड़ी निष्ठा और बनने लगी। और फिर इस प्रकार धीरे 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 जीवन को, और ये अभी ये भी देख पा रहे हैं कि 4:30 में ये तर्क, ये बातचीत, ये सब है, मूल काम, मूल अध्ययन तो चिंतन के बाद ही शुरू होता है। क्योंकि हमारा इतना सीमितता के साथ सोच बना है, मान्यता और के साथ, यानी कि इसको खुलकर देखना, सार्वभौम में अखंड समाज से जो मानसिकता वाला काम है, वो हम अब ध्यान जाने लगा है। मैं अब हर दिन मैं ऐसा ही कहती हूँ, अब ध्यान जा रहा है, अब समझा है। लेकिन ये स्थिति डे बाय डे और खुल रही है, हर स्थिति यानी पुरानी, कल से आज से इसको मैं देख पा रही हूँ। लेकिन एक संभावना और एक निश्चितता अपने आप में बन गई है कि हम प्रयास रूप में करेंगे, हमारे जीने से जैसे जैसे जुड़ रहा है, आचरण हमारा ठीक हो रहा है, जो हम कभी चाहे भी नहीं थे उतना ठीक हो पा रहा है, यानी सोचा भी नहीं था और इतना कुछ मिल रहा है, ऐसा पूरा दिखता है अपने आप में। तो निश्चित एक आशा और संभावना बनती है कि अब आगे की ओर भी पहुंचेंगे और उसको देख पाएंगे। इसलिए जीवन की स्वीकृति स्वीकृति तो ऊपर के स्तर पर होंगी, संवति कहेंगे, लेकिन जीवन के प्रति ही सबसे पहले मुझे दर्शन में, विद्या में जुड़ने के बाद बाकी और बाहर के शेष प्रकृति वगैरह वो उतना नहीं था, लेकिन जीवन के प्रति, क्योंकि ये देखता है और ये समझ सकता है। और आज ऐसी स्थिति अपने आप में देखती हूँ, क्या मुझे एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगता है कि जीवन रुका है। शरीर की सीमितता है, लेकिन समझने के लिए तो आप लोग जितने हो नॉर्मल, यानी ज्ञानी विज्ञानी सभी लोग, यानी साइटेड हो, नॉर्मल सभी हो, उतनी ही पात्रता है जीवन में समझने के लिए और जीने के लिए। इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और डे डे बाय डे और उसमें प्रखार और निखरता बन रही है। तो अब उस सूक्ष्मता की ओर जाने के लिए, जिसे हम वस्तु व्यापक कह रहे हैं, उसको भी जोड़ते हुए देख पाने का और मन बनता है। ये कैसे? क्योंकि अब मुझे पूरा यूटिलाइज मेरे समय का इसी मैंने कल्पनाशीलता, इसी पे काम करने, पहले पीड़ा बनी रहती थी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं क्या करूं मेरे समय का, यानी वो पीड़ा प्रॉपर यूटिलाइज हो रही है। जितना भी समय मिलता है सुनने में, पुस्तकों में ध्यान देने बाबा जी के द्वारा, तो इससे वो कनेक्टिविटी जुड़ने के लिए मुझे बहुत सहयोग हो रहा है व्यापक क्योंकि वस्तु की तो महिमा है, और वो जो अविभाजिता कनेक्टिविटी है, तो हम उसके पात्र हो जाए समझ पाने के लिए ना, अनुभव कर पाने के लिए। इसके लिए गति भी और बढ़ रही है। इसीलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। बाबा जी से लेकर भैया इसी संदर्भ में मेरा एक सवाल है, एक जिज्ञासा है कि ये जैसे बाबा जी ने कहा है कि सभी जीवन समझ सकते हैं, लेकिन मैं जैसे मेरे जो साथ में जो फ्रेंड्स जो मेरे साथ में ये अध्ययन कर रहे हैं, तो वहां पे मैं ये डिफरेंस देख पाती हूँ। तो उसमें एक वजह जो वो जैसे कम समझ पा रहे हैं, उसका रीजन मुझे लगता है कि उनका अभी इंटरेस्ट नहीं बना। तो एक रीजन तो मुझे ये समझ आया कि जो ये अभी भी ये मतलब प्रायोरिटी में नहीं है, तो प्रायोरिटी में नहीं होने से नेचुरली उसको पूरा ध्यान से सुनते भी नहीं होंगे।
लेकिन अगर किसी का प्रायोरिटी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको समझ नहीं आ रहा है, तो क्या वजह होती है कि ये समझ में नहीं आ रहा होता है? देवी, बढ़िया चीज है। पहले तो मुझे जैसे लगता है ना कि एक चीज अपन लोग को देखना चाहिए कि जिसको अपन जिज्ञासा बोलते हैं वो क्या चीज है। जैसे अभी भी देखेंगे, अ, मतलब जैसे जिज्ञासा का मैं दूसरे तरीके से दूं, कि हमारे लिए प्राथमिकता में बन जाना, मतलब प्राथमिकता में बन जाने का भी मतलब क्या है? वो हमारे चित्रण और विश्लेषण से उतरता ही नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि घर में, परिवार में कोई एक दुर्घटना हो जाए, मतलब किसी परिवार के किसी सदस्य की कुछ एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, परिवार में जो भी है, आप जितनी देर तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, क्या आपके चित्रण से वो चीजें हटती है क्या? या आपको बलपूर्वक उसको चित्रण में लाना पड़ता है, या स्वयं ही आता है चित्रण में? वो आपके चित्रण से जाता ही नहीं, कि जब तक ये समस्या का समाधान नहीं हो जाता है वो आपके चित्रण से नहीं जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ जी, बिल्कुल भैया, होता है। वो आपकी प्राथमिकता में उसमें बन जाता है ना, पहले तो नहीं था, उस समय बन जाता है। हम्म। मतलब आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है उसको चित्रण में लाने का, उसके समाधान के लिए सोचने का, वो स्वयं स्फूर्त विधि से जीवन में आ गया। दूसरी बात लेते हैं, जिन लोग भी मान लेते हैं बिजनेस कर रहे हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कोई कुछ होटल चला रहा है या कुछ है, अब कैसे वहां पर मतलब ग्राहक आए, कैसे पैसा बढ़े, इसके लिए देखेंगे ना तो उसको बैठ करके, अच्छा आज होटल के बारे में सोचना है कैसे आएंगे, ऐसा उसको बैठ के करना पड़ रहा है, या ऑटोमेटिक उसके लिए चित्रण हमेशा ही बन रहा होता है, अपने आप ही बन रहा होता है, उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है? होता है कि नहीं ऐसा? किसी भी तरीके के बिजनेस की मॉडल की बात कर ले, या जहां पर भी कहे, जहां पर भी उनकी मतलब प्राथमिकता हो जाती है, वहां पर उनको कोई बैठ करके या किसी एक अलग पोजीशन में आकर के बैठ करके उसको देखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही उस पर हमेशा चित्रण चलता ही रहता है। तो हर तो हाँ भैया दीदी। वो चित्रण, वो जो अभी आपने जो चित्रण बताया वो ही तो चित्रण इसको अंदर नहीं जाने दे रहा, जो मैं देख नहीं पाता नहीं, हूँ। मैं वही अभी अभी आ रहा हूँ भैया उसके आगे। तो एक तो जो चीज है कि हमारा जो चित्रण में बनता है और उसका जो बार बार विश्लेषण होता रहता है, वो प्राथमिकता के आधार पर हो जाता है। हम जिस भी चीज को, धन को प्राथमिक माने तो धन का अर्जन कैसे होगा उसके लिए हो जाता है ना, कोई परिवार में समस्या आ गई, वो प्राथमिकता आ गई तो उसके लिए हो जाता है। तो जो भी हमारी प्राथमिकता में आता है, हमारा उसमें अपने आप ही जो है चित्तवृत्ति उसके लिए इन्वॉल्व हो जाता है, अपने आप लगा रहता है। क्या ऐसा स्थिति हमको जीवन के जो समझने के लिए या ज्ञान के लिए ऐसी प्राथमिकता बनी है क्या चित्त में, जिसके लिए हमको बैठ करके प्रयास नहीं करना पड़ रहा है? वो अपने आप ही हमेशा चित्त में वही वस्तु बार बार आ रही है कि इसको समझे बिना जो है मेरी समस्या सॉल्व नहीं होगी। जैसे परिवार की समस्या होगी, धन की समस्या हो गई, कुछ और समस्या हो गई, है ना, चाहे पद की समस्या हो गई, नेताओं को देखे तो हर समय उनका चित्रण वैसे ही होता होगा कि कैसे हमको इस पद को बना के रखना है, कैसे ये करना है। तो क्या वैसा ही हमारी प्राथमिकता में ये जो जीवन को एक वस्तु है उसको जानने की बन गई है या नहीं बनी? जब तक ये प्राथमिकता नहीं बनी है तब तक आपका उसमें एनर्जी लगता ही नहीं है। अभी जैसे जो भी हमारी प्राथमिकता में बनता है उसमें हमारा एनर्जी लगता है, वो सॉल्व भी होता है। परिवार की समस्याएं सॉल्व होती है, धन की समस्याएं सॉल्व होती हैं, जो पद है वो पद पा लेता है, जो भी जिसमें है। अभी भ्रमित अवस्था में भी जिस चीज में हमारी प्राथमिकता बनती है, हमारा चित्तवृत्ति उसमें तदाकार होता है। तदाकार होने से हम बहुत हद तक उसको पा भी लेते हैं। हम लोगों ने भी, जो लोग आप हम जो भी लोग किए हैं, जब पढ़ाई के समय हो या जो भी हो, उसमें हमने इन्वॉल्व हुआ और किया। जब पैसे की आवश्यकता लगी तो हमको कितना भी सोचे कि भाई पैसे को अभी नहीं सोचना है, वो आता ही है बार बार पैसे का विचार। मतलब घर में मान लेते हैं कि कुछ पैसे का हमको जरूरत हो गया, या हमारी एक आयु जिसमें हमको पैसा कमाना है, अब आप नहीं भी सोचेंगे तो भी आपको बार बार आएगा कि पैसा ऐसे आएगा, वैसे आएगा, कैसे आएगा, वो आपके दिमाग से, चित्त से जाता ही नहीं। ये बात थोड़ी मेरी पकड़ में आ रही है क्या, मैं जो बोल रहा हूँ? जी भैया, हाँ, मतलब प्राथमिकता
किसी भी रीजन से हो, चाहे जैसे हाँ हमको अपना लाइफ को बेटर करना है, मतलब स्पेशली दर्शन के लिए प्राथमिकता की बात है कि अगर किसी को लगता है कि हाँ भाई अतृप्ति दिख गई हो लाइफ में, या कि भाई मेरे को अपना आचरण को सही करना, या कोई भी रीजन रहा हो, अगर प्राथमिकता किसी भी रीजन से अगर दर्शन की बनेगी, तो इस इधर टाइम भी ज्यादा लगेगा और उसको गहराई से समझने की कोशिश भी करेंगे। यही बात ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो लेकिन भैया क्या, जैसे कोई सब्जेक्ट या कंटेंट की जो पकड़ होती है, वो सबकी तो एक जैसी नहीं होती है। देखिए, अगर हो ना, जैसे मान लेते हैं ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे जो बहुत नीचे से ऊपर उठते हैं कि नहीं होते, जिनके पास पैसा नहीं होता है, लेकिन उनका चित्तवृत्ति पूरी तरीके से लगा रहता है, तो मेहनत कर करके वो वहां तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। हाँ भैया, ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे। कुछ लोग हैं जिनके पास पहले से धन है, उस धन हाँ। से वो और धन कमाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है तो भी वहां से वो पहुंच जाते हैं। वहां समय का डिफरेंस हो सकता है, कोई हो सकता है 2 साल में वहां पहुंच जाए, कोई 20 साल में पहुंचे, लेकिन पहुंच तो जाते हैं। हम्म। तो जिनमें भी जिज्ञासा बनेगी, हो सकता है कि वो अभी आपको लग रहा है कि 1-2 साल में नहीं पहुंच रहे, 20 साल में हो सकता है वो भी पहुंच जाए, लेकिन जिज्ञासा यदि बन गई है तो उसके अनुरूप उनका तर्क भी डेवलप हो जाएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं जस्ट सोच रही थी कि मतलब अगर इफ जैसे वो मेरे कांटेक्ट में है, इंटरेस्ट भी पूरा दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे साफ दिख रहा है कि कंटेंट गया नहीं है, तो हो सकता है कि एक तो मतलब जैसे बात करने में तो ऐसा लगता है कि जैसे जिज्ञासा पूरी है, लक्ष्य भी है ना, लेकिन ये क्लियर है कि समझ में नहीं आ रहा, उतनी डेप्थ नहीं पकड़ में आ रही। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए वाला पार्ट है। देखिए मैं तो जैसे अपनी बात बताऊं कि जब मैं आईआईटी की कोचिंग में पढ़ाता था ना, बच्चे लोग, तो ऐसे बच्चे मैंने देखे जो मेरी बात को बहुत जल्दी कैच करते थे, बहुत जल्दी जल्दी वो समझ लेते थे। और ऐसे बच्चे भी थे जिनको समझ में नहीं आता, उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता था। लेकिन फाइनली मैंने देखा कि जो रिजल्ट हुआ, जो बच्चे का प्राथमिकता था उसी का रिजल्ट हुआ। एक बच्चा जो तेज मतलब देरी से पकड़ता था, उसको जल्दी पकड़ में नहीं आता था, लेकिन उसकी प्राथमिकता थी, उसकी आवश्यकता थी, वो उसने उसको आवश्यकता बना लिया कि मेरे को करना ही है। चाहे जिस भी परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो या जो भी हो, या उसमें जो भी महत्वाकांक्षा हो, उससे उसकी जो प्राथमिकता बनी, उससे वो कर पाया, और जो उससे ज्यादा योग्य लग रहा था वो नहीं कर पाया। तो मेरे को जो समझ में बहुत बड़ी चीज जो समझ में आई कि हमारे में यदि कैपेबिलिटी है, ठीक है, डेवलप है, लेकिन प्राथमिकता नहीं है, तो जरूरी नहीं कि हम उसको पहले पालें। तो हमारे में वो आवश्यकता का डेवलप होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं भी, जितने ही बच्चे, सर आईआईटी कैसे होगा, तुम चाहोगे तो होगा, मेरे से अब एक ही आंसर, तुम यदि चाहते हो तो होगा, नहीं चाहते हो तो नहीं होगा। सर मेरे को समझ में नहीं आता है मैंने कहा कि समझ में आना नहीं आना वो सेकेंडरी है। हो सकता है कि आप रैंक 1 नहीं ला पाओ, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप चाहते हो और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैंने तो नहीं देखा। तो दीदी, ये जो चाहत बनना है या जो आवश्यकता बनना है वो बड़ी बात है। अभी जैसे अपन जितने भी लोग हैं, एकदम ईमानदारी से बात करें, एकदम ईमानदारी से, कि जीवन को लेकर के क्या हमारे में वो प्राथमिकता बन गई है कि जीवन ज्ञान हुए बिना, मतलब जीवन जो हमारी जो मतलब अध्ययन की वस्तु है, वो हमारे चित्तवृत्ति से उतरता ही नहीं है। वो हमारा पूरा समय ध्यान जीवन की तरफ ही जाता है कि जीवन ज्ञान क्या है, जीवन ज्ञान क्या है, जीवन क्या है, जीवन क्या है, जीवन क्या है। उसके लिए हमको प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, उसके लिए हमको बुक्स खोलने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा ही अपने आप ही उधर की ओर ध्यान जा रहा है। ऐसी स्थिति बनी है क्या हमारी आपकी, किन्हीं की? क्या लगता है? भैया कई बार तो क्या होता है, जैसे 5 दिन के लिए बहुत बढ़िया स्थिति बन जाती है, फिर झपकी आ जाती है, फिर 2 दिन 4 दिन ऐसे स्थिति बन रही है। आप जो पूछना चाह रहे हो बात, तो मैं मेरी स्थिति बता रहा हूँ कि कई बहुत ज्यादा टाइम ऐसी स्थिति बन रही है, लेकिन फिर भी वो कई बार फिसल जाती है ऐसा। कोई? हाँ, कई जी बार। भैया जी। हाँ दीदी बोलिए।
सच में प्रायोरिटी की बात कोई यानी वो हमारी उस तरह बननी चाहिए। बार बार मन में ये आता है भी विचार रूप में और तर्क मुझे कि वो प्रायोरिटी बन जाए जीवन के लिए, जीवन को समझने की ये है। तो अस्तित्व में वो व्यवस्था बनी ही है, हमें वो दिखता है, लेकिन अभी उसकी निरंतरता उतनी नहीं। लेकिन अगर हम पास्ट में पीछे मुड़ के थोड़ा देखते हैं तो उससे तो हम अपने आप को आगे देखते हैं, इसलिए थोड़ी ठीक लगती है संभावना। लेकिन जो बननी चाहिए प्रायोरिटी, नीड, इसके अलावा कोई मुझे वो ही दिखे वो उतने उतना नहीं हो पाता है। लेकिन संभावना होने के कारण एक थोड़ा ठीक भी लगता है। अब वो समय एक क्षण भी ऐसा नहीं लगता कि अब क्या करें। मैं अपनी स्थिति को कह रही हूँ। अब चाहे सुनना हो, पहले पहले मुझे मोबाइल रहे तो ही मैं समझ पाऊंगी, ऐसे भी विचार आते थे यानी, क्योंकि सुनने का समझने का माध्यम मेरे लिए मोबाइल ही है। और अभी ऑनलाइन के कारण अभी जो हो 1 साल 2 साल में हुआ है, तो गति तो निश्चित है, ये आपस में बातचीत होने से ही हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है अध्ययन में, क्योंकि अकेले का तो काम ही नहीं है और केवल पुस्तकें पठन कर लो और पहुंचता नहीं है। ये जब तक हमें नहीं समझा है तो भी बात को रखो, और समझा है हम उसको बाबा जी जो जैसा कह रहे हैं उसको वैसा ही देख पा रहे हैं कि नहीं हमारी पहुंच, ये दोनों शेयरिंग से ही इस चीज को मैंने देख पाई हूँ। तो खाली समय रहो रहो ना रहो, समय का कोई ये ही नहीं, क्योंकि अपने पे काम करना है, अपने आप में देखना है। ये अभ्यास बार हो, क्योंकि कुतूहल कुतूहल तो नहीं, कुतूहल से जिज्ञासा की ओर बढ़ रहे। जिज्ञासा जो बाबा जी कहते हैं, जिस शब्द मतलब उसकी परिभाषा है, वो तो अभी हमारी बनी ही नहीं, ऐसा मैं देखती हूँ यानी। क्योंकि उतनी जिज्ञासा बन जाएंगी तो उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखना शुरू होगा है ना। वो जिज्ञासा तक पहुंचने के लिए ही हमारा पूरा भी अध्ययन और ध्यान जाना चाहिए। लेकिन पहले से बनी है फ्रीक्वेंसी निरंतरता, ये देख पा रही हूँ। लेकिन जो बाबा जी कह रहे हैं जी जिज्ञासा का अर्थ, वो नहीं हुई है, ये भी देख पा रही हूँ। बार बार उसके बिना नहीं होता है, बार बार वही चाहता है अपने आप में कि जीवन को समझे बिना, जीवन के उस मुकाम स्वीकृति है ना बोध तक हम जब तक वहां थोड़ा ऐसा अप्स एंड जो बोलते हैं सम विषम वाली ये स्थिति अपने आप में दिख रही है। अभी चिंतन वाली स्थिति भी ऐसा लगता है कि नहीं हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं चिंतन तक की पूरा। लेकिन बहुत कहने से दिख रहा है कि केवल जीवन को हम जितनी जिज्ञासा और तीव्रता रखेंगे तो ये दिखेगा। संभावना पूरी पूरी है अस्तित्व में, मैंने व्यवस्था वो बनी ही है देखने के लिए, समझने के लिए। हमारी वो जिज्ञासा नहीं हो पा रही है। ये तो सर भैया जी मुझे ये बताइए, उस जिज्ञासा को तीव्र होने के लिए और कुछ क्या है? वो अभी दूसरी पहले तो, लेकिन क्या इस बात पे सहमत है सभी लोग कि मतलब जो जीवन का ज्ञान होना है या जिस भी चीज का हम्म। ज्ञान होना है वो पहले हमारी प्राथमिकता में आए बिना होगा नहीं। इस पे सभी यस लोग सहमत बिल्कुल। है क्या? बिल्कुल भैया जी। बाकी लोग भी कि सहमत है भैया, और हाँ भैया सहमत है। प्राथमिकता में आ जाएगा अभी तो क्या हो ही पूछ रहे थे? जाएगा। हाँ वही पर ये तो पहले आ गया ना कि पहला तो एक स्टेप की पहले तर्क रूप से कि हाँ प्राथमिकता में आना पड़ेगा। ये तो स्वीकार होता है कि नहीं सभी लोगों को? बिल्कुल भैया जी। बिल्कुल। हाँ जी भैया। होता है भैया, होता है, बिल्कुल 100%। हाँ भैया, बहुत प्राथमिकता के आवश्यकता है बिना उसकी तो प्राथमिकता रोटी में के आने दूसरे की। काम भी नहीं होते हैं। हर चीज प्रायोरिटी ही मांगती है, तभी होता है कुछ भी। मैं कुछ भी कर ले, मतलब दर्शन भी और उसके अलावा भी कुछ भी है, तो हर चीज प्रायोरिटी पे ही आता है कि भाई हाँ अगले को इसकी चाह होगी तभी होएगा। ये तो बढ़िया हो गया कि प्राथमिकता मतलब अभी भी लोगों का दिख ही रहा है, जिस भी चीज को प्राथमिक मानते हैं उसमें पूरा ऊर्जा लगाते हैं और प्राप्त होता भी है। अब ये मुद्दा आता है कि ये प्राथमिकता अब जीवन की क्रियाओं में कहां पर होगा। मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा में पहले इसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये प्राथमिकता बनेगी कहाँ और बनेगी कैसे, कहाँ तो बनेगी और कैसे बनेगी। अब इसको पहचानने की कोशिश करते हैं। देखिए हम सब लोग मिल करके मतलब मुझे लगता है कि एक दिमाग लगाते हैं तो हो सकता है कि कुछ अच्छा चीज निकल के आ जाए। शायद चित्त वृत्ति से, चित्त में इच्छा और फिर वृत्ति में वहां से बनेगी, विश्लेषण करके, चिंतन मतलब विचार के साथ में। बाकी भैया मुझे लगता है शायद पहले मन में होगी, मन में वो भी आस्वादन में होगी, तभी फिर प्रायोरिटी में चयन हो पाएगा। क्योंकि जब तक के जैसे ऐसे मुझे लगता है कि मेरे हाथ में अगर कैंडी है, प्रैक्टिकली मेरे हाथ में कैंडी है, मैं कैंडी खा रहा हूँ, और कैडबरी जैसी कोई चीज है, ये जब तक के मुझे मतलब विश्वास ना हो तब तक के मेरे हाथ से कैंडी, तब तक तो मेरे लिए तो कैंडी ही मेरी प्रायोरिटी रहेंगी। मैं उसी का ही आस्वादन करूंगा। जब कोई ऊंची चीज है इस बारे में मैं निस्संदेह हो जाऊंगा,
तब मेरे हाथ से कैंडी छूट जाएंगी, फिर मैं वो कैडबरी के लिए प्रयासरत रहूंगा। अभी मुझे तो ऐसा ही लगता है कि प्रायोरिटी ऐसी ही बनती है, अपने पास जो है उससे अगर ऊंची चीज है इस बात का विश्वास हो जाए तो ही फिर निम्न स्तर की वस्तु हाथ से छूटती है। और ओके, तो मतलब मुझे लगता है कि बढ़िया चीज सब लोगों को लगाना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, सोचना चाहिए क्या इसका है। मैं इसे ऐसा देखती हूँ भैया जी, कि शुरुआत तो मन से ही होगी, ये तो बिल्कुल ठीक है, आस्वादन चयन के साथ। तो हम अभी लक्ष्य लक्ष्य वाला आस्वादन तो नहीं, हम मूल्य वाले आस्वादन की ओर ये भी बढ़ते हैं। तो लक्ष्य चयन संबंध को देखते हुए उस हिसाब से आस्वादन चयन और मेन विचार तुलन में दृष्टि जो है, अभी शब्द रूप में और सूचना रूप में ही हमारे पास है। ऐसा नहीं कि हम उसको पूरा समझ गए हैं, मैं अपनी बात कह रही हूँ। तो दृष्टि में इस चीज को थोड़ा जांचा जाए, यानी दृष्टि में मन से आस्वादन चयन से हम थोड़ा ऊपर उठे, यानी दृष्टि की ओर प्रयास करें बार बार। अभी मन में वो विचार ही आ रहा है कि हमारी न्याय दृष्टि के साथ है, धर्म और सत्य तो आगे बाकी है, नहीं जैसे वो अभी इतनी स्पष्टता नहीं, लेकिन जैसे मोटा माटी न्याय कहने के बाद उभय तृप्ति संबंध मूल्य मूल्यांकन, ये शब्द रूपी कह रही हूँ मैं। तो न्याय के लिए होता है वो प्रिय हित लाभ की दृष्टि से, अब उधर शिफ्टिंग के लिए मन बनता है पूरा। और फिर चित्रण उसी के मुझे हिसाब से होने का प्रयास होता है, इच्छा और चित्रण ऐसा मैं स्टेप होता स्थूल रूप में है। यहाँ अभी अभ्यास के द्वारा हम ध्यान रख कर करने का प्रयास कर रही हूँ मैं। और इसके बाद ये दिखता है कि जब चिंतन की ओर बढ़ेंगे, अभी चित्रण से चिंतन की ओर का प्रयास, तो उसके बाद ये अभ्यास नहीं स्वयं स्फूर्त विधि से हो जाएगा चिंतन तक। अभी अभ्यास ध्यान देना ये है कि नहीं, जांचना मूल्यांकन करना, ये विधि चल रही है, इसमें थोड़ा ठीक लगता है। कभी निरंतरता बनती है, कभी पुराना एक आधा संस्कार मान्यता जाग जाती है, लेकिन अब काम उस पर हो पा रहा है। तो ऐसा कि अभी अभ्यास के द्वारा है, ध्यान दे के करना पड़ रहा है। और चित्त के पश्चात ये स्वयं स्फूर्त विधि से हो पाएगा, ऐसा मुझे मैं मान रही हूँ। जी। ये संपूर्णता का अगर कंप्लीटनेस हमें खुल जाए यानी, और अच्छे से, क्योंकि हमारी मानसिकता में अखंड समाज सामने एक मानव और अपने आप पे नहीं है, अपनी व्यक्तिगत व्यक्तिवादिता से हम सर्व मानव इसी सब मानव कहने के बाद सभी मानव, ऐसी हमारी मूल प्रवृत्ति जो है अभी व्यक्तिवादिता की ओर ही हम पूरे बने हैं। तो इसमें भी यानी शिफ्टिंग इस नीचे से ही होगा पूरा, थोड़ा 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 थोड़ा, और इसमें निरंतरता बढ़ती जाए। जी भैया जी। जी जी जी, बढ़िया। और कोई क्या लगता है? भैया मैं अपने अपने बारे में, अपने जीवन जो है उसके बारे में बात करता हूँ। तो मुझे लगभग इस तरह की जो अ, अपेक्षा या इस तरह की जो जिज्ञासा जीवन में आई वो 28 की एज में हुई थी। तो उसके पहले का जो मैं पीरियड देखता हूँ तो उसमें बहुत सारी स्ट्रगल्स थी, पर्सनल लेवल पर और फैमिली लेवल के अंदर। तो अपने तरीके से जो मेरी उस समय जो भी स्थिति थी मेरी, जिसको हम अब तो शब्द दे पा रहे हैं, लेकिन जो चित्रण वृत्ति इसमें जो चल रहा था, ये जो कर करके भी वहां पर कहीं कहीं बहुत ज्यादा परेशानी स्ट्रगल जो आई थी, उस स्ट्रगल के बाद कभी मुझे इस तरह का कोई लिटरेचर मिला तो एकदम से लगा एक आशा की एक किरण की तरह की शायद ये जो बात कही जा रही है यहाँ पर, जो मेरी बहुत सारी जो समस्याएं हैं इस पे चल के उसका एक रास्ता निकल सकता है। तो वो जो स्ट्रगल है वो एक तरह से एक कंट्रास्ट की तरह काम किया, और उसमें फिर मैं एक पर्टिकुलर एक जर्नी या एक पर्टिकुलर मार्ग पे चलना शुरू किया। और जहाँ ये मुझे अपेक्षा जगी कि अगर मैं इसको सिंसियरली करता हूँ इन प्रैक्टिसेस को, या इसको मैं पढ़ता हूँ समझता हूँ और प्रैक्टिसेस करता हूँ, इसको पहले हम ध्यान प्रयोग की तरह शुरू किया, तो वो एक तरह से एक कारण मुझे वो नजर आया। फिर जब उसको करने लगे तो उसमें ये है कि अवेयरनेस के साथ जब हम चीजों को जीने जा रहे हैं, जीते हुए जब उसको होश पूर्वक जी रहे हैं, तो वहां पे कहीं कहीं बहुत सारी जो चीजें हैं उसमें निरर्थकता नजर आती है कि इनको करके उपलब्धि तो कुछ हो नहीं रही है। तो एक फिर हम सार्थक की तरफ प्रयास करना शुरू करते हैं। तो अब जैसे सार्थक की तरफ प्रयास करना शुरू करते हैं तो हम हमारा मैक्सिमम समय जो बहुत बेसिक जिम्मेदारियां हैं, जो एक पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है या व्यवस्था है, जैसे परिवार की व्यवस्था है या समाज की जो व्यवस्था है जिसमें हम ऑलरेडी हैं, तो उस व्यवस्था के अंदर हम कैसे कर उसको उस व्यवस्था को बैलेंस करते हुए हम कैसे कर सकें। तो उसको अगर मैं देखता हूँ तो मेरी तो पूरी प्राथमिकता पे यही बना हुआ है और कुछ है ही नहीं। श्री राम भैया का भी जब यहाँ पे हुआ था तो भैया ने यही बोला कि
बाकी लोगों के साथ, क्योंकि वो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो पहले से हमारे जो निर्णय है उसके हिसाब से घर में पत्नी है, बच्ची हैं, और भी परिवार के सदस्य हैं, बहनें हैं, तो वहां पर आप जैसा है वैसा आप जीते हुए उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए बचा हुआ जो समय है आप इसमें लगाएं। तो मैं अगर इसको देखता हूँ तो मैं बचा हुआ समय सारा इसी में लगाता हूँ, तो मेरी प्राथमिकता पे मुझे नजर आता है ये तो। लेकिन कहीं कहीं ये जरूर क्वेश्चन आता है कि बहुत सारी इस सब व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए उनकी भी यात्रा ठीक से हो सके या वो परेशान नहीं हो, तो कई बार हमें उन निरर्थक चीजों में भी जाना पड़ता है। तो उस तरह से देखें तो वो समय जरूर व्यर्थ होता है। तो पर उसको भी मैं देख रहा हूँ कि अगर उसको हम समझ के साथ अपनी जीवन क्रियाओं को होश के साथ देखते हुए कर रहे हैं तो वहां पे भी परिमार्जन दिखता है। और फिर एक जिम्मेदारी के भाव के साथ उनमें भी जो थोड़ा बहुत, जो उनको भी थोड़ा बहुत ठीक चीज कंटेंट पहुंच सके या बात पहुंच सके, या मेरे आचरण से मेरे जीने से उनमें भी कुछ उनको दिख सके और वो भी अपने जीवन में थोड़ा सा देखने लगे उन चीजों को, वो भी इसमें अपेक्षा नहीं है। मैं अपेक्षा तो इसमें तो मेरे को तो नजर आता है कि, और वहाँ कई बार परीक्षा होती है कि मैं कितना जिम्मेदारी पूर्वक उनके साथ निर्वाह कर रहा हूँ। और प्लस मैं उनके सामने प्रमाणित हो रहा हूँ कि मुझे इस कंटेंट को एक्सप्लोर करते हुए मेरे अंदर परिमार्जन आ रहा है, और मैं एक डेफिनेट कंडक्ट के साथ बिहेव कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। जब नहीं कर पा रहा हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ मेरे से चूक हो गई है। इसका मतलब इस समय मेरी अवेयरनेस नहीं रही है, या मेरे अंदर संबंध का भाव या विश्वास का भाव या सम्मान का भाव मैं ठीक से नहीं मैं रख पाया हूँ, या मैं अपने अंदर उसको उस समय स्थापित नहीं रहा, ऐसा हुआ है। फिर उसके लिए मैं कोई गिल्ट नहीं लेता हूँ। ठीक है, मेरी ये भी ये स्थिति है, इसका मतलब मुझे अपनी योग्यता को और बढ़ाना है। तो मैं इस तरह से इसको देख पा रहा हूँ। और मैक्सिमम समय तो मैं इसी कंटेंट एक्सप्लोरेशन के साथ में या प्लस इसको देखने के साथ में दिन भर में इसको कितना मैं अपनी प्रायोरिटी पे इसको देख पाऊँ और इसको अपने जीवन में जी पाऊँ, ये मेरी कोशिश चल रही है। बढ़िया। बस मेरा क्वेश्चन यहाँ पर भैया ये बना है कि कुछ चीजें बिल्कुल निरर्थक हैं लेकिन उस व्यवस्था में होते हुए उसको करना जरूरी होता है, अदरवाइज एक अपोजिशन क्रिएट होता है या दूसरों की पीड़ा बन जाता है। वो पीड़ा इस हद तक बन जाता है कि बाद में अगर हम अभी ध्यान नहीं देते तो बाद में उसको संभालना भी मुश्किल होता है। तो उस भाव के साथ फिर हम, ठीक है, अपना एक्सप्लोरेशन भी एक स्पीड से चले, एक उसमें भी गति रहे, लेकिन साथ में बाकी चीजों को भी हम बैलेंस कर पाए। यहाँ अगर थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाए कि मैं इसको ठीक तरह से कर पा रहा हूँ या कुछ चीजें निरर्थक है उनमें जाने की मुझे तो नहीं लगती, लेकिन ठीक है, सभी परिवार के सदस्यों को देखते हुए करना है तो हम कर सकते हैं। बढ़िया। आपके ये वाला जो दूसरा क्वेश्चन है उस पर आते हैं बाद में। पर दर्शन में देखते हैं कि जिज्ञासा बनने के लिए क्या जो मतलब लिखा हुआ है। यहाँ पर एक चीज देखिए, लिखा हुआ है मन के अनुरूप ही स्थूल शरीर का संचालन है, जिससे कि इसके बीच में आशा बनी रहती है, परंतु वृत्ति मन से विकसित होने के कारण मन की आशा के अनुरूप नहीं बन पाती और परस्पर विषमता बनी ही रहती है। वृत्ति अपने अनुसार मन और शरीर का उपयोग चाहती है, इसी क्रम से वृत्ति चित्त में विषमता बनी ही रहती है। यह विषमता ही श्रम की अनुभूति तथा विश्राम की तृषा के लिए कारण सिद्ध होती है। इसको एक बार फिर से पढ़ता हूं। मन के अनुरूप ही स्थूल शरीर का संचालन है, जिससे कि इनके बीच में आशा बनी रहती है, परंतु वृत्ति मन से विकसित होने के कारण मन की आशा के अनुरूप नहीं बन पाती और परस्पर विषमता बनी ही रहती है। क्या जानवरों में किसी मतलब कोई जिज्ञासा होती है क्या? क्या लगता है, जानवरों में कोई जिज्ञासा बनती है क्या? नहीं, क्यों नहीं बनती? क्योंकि वृत्ति क्रियाशील नहीं जो है वो। है, वृत्ति क्रियाशील नहीं है, जी तो जो वृत्ति क्रियाशील नहीं है तो वहां पर ये भी नहीं हो रहा है विषमता। जी जो ये विषमता की बात हो रही है ना, मन और वृत्ति के बीच में जो विषमता बनी रहती है वो उनमें नहीं है ना। जी नहीं है। इस कारण से उनमें देखिए जिज्ञासा भी नहीं है, उनमें विश्राम की तृषा भी नहीं है। जी यह विषमता ही श्रम की अनुभूति है। जब ये विषमता ही नहीं है तो उसमें श्रम की अनुभूति भी नहीं है।
और न ही विश्राम की तृषा है। श्रम की अनुभूति से क्या मतलब है भैया? श्रम की अनुभूति का मतलब हम चेष्टा करते हैं ना, हम जैसे श्रम की अनुभूति, जैसे अभी हम सब, जैसे लगता है, क्या लगता है, जैसे अभी देखेंगे जानवरों में श्रम की अनुभूति किस अर्थ में है? जैसे उनको भोजन मिल गया, वो श्रम उनका हो जाता है कि नहीं होता है? मनुष्य का श्रम जो है वो हाँ। सिर्फ क्या भौतिक सुविधा, क्या उस भोजन मिल जाने के बाद उनका श्रम खत्म हो गया? मन में चल ही रहा होता है ना, वृत्ति में चल ही रहा होता है कि नहीं चल रहा होता है? चित्रण ये विश्लेषण हमेशा चलता है कि नहीं चलता है? चलता है भैया। हम जो भी कर रहे हैं, यदि हम कर करके हमको तृप्ति नहीं मिल रही है, वही ना श्रम की अनुभूति हुई। यदि हमको तृप्ति है तो वो श्रम थोड़ी है। जी भैया, और ये विषमता भी अगर और प्रगाढ़ होती है तो फिर श्रम की अनुभूति भी उसी के अकॉर्डिंग और बनती। वही वही श्रम की अनुभूति का मतलब, जो ये विषमता है वही श्रम की अनुभूति है। ये पकड़ना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसलिए मैंने सोचा यह विषमता ही श्रम की अनुभूति है। मतलब जो हमारी आशा और जो प्राप्ति है उसके बीच में दूरी है। जीवन की आशा जो बनी हुई है और जो उसको प्राप्त हो रहा है उसके बीच में दूरी है। जीवन में जो आशा है सुख की, और जो वो मतलब जो सुख की आशा है और जो उसको प्राप्त हो रहा है, उससे वो तृप्ति उसको मिल नहीं रही है, वो सुख उसको मिल नहीं रहा है ना? यही विषमता तो श्रम की अनुभूति है ना। इसको पकड़ना पड़ेगा, मुझे लगता है सभी लोग इस पे, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा और सोचना चाहिए। हाँ भैया, तो इसको मैं दो तरीके से देख रही हूँ कि ये विषमता है, तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि भाई मुझे और मेहनत करने की जरूरत है, मतलब और श्रम करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये विषमता है, इसलिए मुझे ये लग रहा है कि इतना करके भी नहीं हो रहा, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत करके भी ये विषमता बनी ही रह रही है, ऐसा। नहीं सब, नहीं सब, इसको और मैं खोलता हूं। जैसे मन जो है विषयों से, 4 विषय 5 संवेदनाओं से, है ना, वो सुखी होने का प्रयास करता है। ठीक है, अब वो प्रयास करता है, उस प्रयास में उसको थोड़े समय के लिए लगता है कि सुख मिल रहा है। फिर क्या है, वो मिलता है अब जितने समय का, उसके बाद जो है फिर वृत्ति उसका मूल्यांकन करता है, यार इसको मिला तो कुछ भी नहीं। वो पुनः प्रयास करता है उसको पाने का, फिर भी नहीं मिलता है, और प्रयास करता है, फिर भी नहीं मिलता है। और बार बार जो वृत्ति उसका मूल्यांकन करता है, क्या चीज का? जिस चीज से तुम प्रयास कर रहे हो ना, मन का, उसमें सुख नहीं है। लेकिन मन क्या है, पूर्वाभ्यास बस उसको लगता है कि नहीं सुख तो यही है। तो ये जो विषमता बनी हुई है ना मन और वृत्ति के बीच में, और वो भैया बार ऐसा बार भी। आपको थकाता है। जैसे जानवरों में, क्या लगता है जानवरों में इस तरीके का श्रम का अनुभूति है? या दिन भर वो भोजन करते हैं, एक एक बढ़िया चीज सोचते हैं, जैसे जानवर है, पशु पक्षी है, इनको देखते हैं, वो भोजन दिन भर अपना जो भी ढूंढ के लाए, उसके बाद जब आ करके जब जब भी अपने मतलब आ गए घोंसले में या कहीं पर भी, जब वो वहां पर है, क्या वो उनमें कोई चिंता चल रही है कि यार कैसे होगा, क्या होगा, सोचते हैं? या वो एकदम जैसे हो गया ना तृप्त है करके सो जाते हैं? या उनमें अभी भी सोचने का काम कम चल रहा है कि कल कैसे मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, आज तो खाना मिल गया? या इस तरीके का उनमें प्रोसेसिंग होता है क्या? नहीं होता। इससे तो ये लगता है कि इस विषमता की वजह से जो श्रम की अनुभूति है ना, मतलब ये थकान महसूस हो रही है। मतलब श्रम की अनुभूति को मैं ऐसे समझ रही हूँ कि हाँ, एक मतलब एक ये एहसास, इस जितनी विषमता, मतलब तृप्त नहीं हुए, है ना, तो तृप्त नहीं हुए तो ये एक एहसास रहता है कि बहुत मेहनत हो गई और थकान है।
बिल्कुल, जो पाने की इच्छा है वो पूरी नहीं हुई है, जो पाना चाह रहे वो पूरा नहीं हुआ है, और पाने के लिए जो अभिलाषा बनी हुई है, सुख पाने की जो कर रहे हैं ना, मन से जो सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी अभिलाषा हमेशा बनी हुई है और हो ही नहीं रहा है। और इसमें भैया कंफ्यूजन भी बना हुआ है कि इससे होगा या नहीं होगा जो अपन वही कर रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसा वो भी तो चल रहा जो वही कह रहा हूं, सुख की आशा जो बनी हुई है, वो बेसिकली सुख कौन पहचान रहा है? ये जो सुख जिसको कह रहे हैं, चलिए, मैं सुख की आशा बनी रहने का मतलब क्या है यहाँ पे, ये भी समझते। मन से जो भी चीज हुआ, वृत्ति यदि उसका समर्थन कर दे ना, वृत्ति उसको सही कर दे, तब तो वो सुख हो जाएगा। वृत्ति नकार देता है, वृत्ति नकार देता है। वृत्ति उसका जो कहे ना, ये जो बात बोल रहे हैं, विषमता का कारण क्या है, ये देखिए। वृत्ति मन से विकसित होने के कारण मन की आशा के अनुरूप नहीं बन पाती और परस्पर विषमता बनी रहती है। तो वृत्ति मन का मूल्यांकन करता ही है, मन के पूरे दबाव में नहीं आ पाता। वृत्ति मन, जैसे यहां देखेंगे पहला एक लाइन, ये देखिए, स्थूल शरीर में संवेदनाओं की तृप्ति के लिए मन में आशा। ध्यान से पढ़िए, स्थूल शरीर में संवेदनाओं की तृप्ति के लिए, स्थूल शरीर में संवेदनाएं, उनकी तृप्ति के लिए मन में आशा। मन की इस आशा के समर्थन में वृत्ति में विचार, वृत्ति के ऐसे विचार के समर्थन के लिए चित्त में इच्छा। तो यहां पर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि संवेदनाओं की तृप्ति के लिए मन में आशा हो रही है, मन की उस आशा के समर्थन के लिए वृत्ति में विचार हो रहा है, वृत्ति के ऐसे विचार के समर्थन के लिए चित्त में इच्छा हो रही है। लेकिन फिर आगे वही कह रहे हैं कि मन की आशा के समर्थन में वृत्ति में विचार हुआ, लेकिन वृत्ति मन से विकसित होने के कारण मन की आशा के अनुरूप बन नहीं पाता। यही तो विषमता है। उसके समर्थन में उसने विचार तो किया, वृत्ति में विचार हुआ, लेकिन फिर वापस वृत्ति जो है वो मन से विकसित क्रिया है, तो वो मन का वो मूल्यांकन भी करता है कि जिस चीज से वो सुखी होने का प्रयास कर रहा है मन, वो नहीं होगा। यही जो कॉन्ट्राडिक्शन, यही अंतर्विरोध, यही विषमता ही जो है दुख का कारण है, यही श्रम है, यही थकावट है। तो यहाँ भैया वो जो जो जैसे भी आपने बताया कि वृत्ति में वो विचार चलता है और वो विचार यहाँ के रुक जाता है कि ऐसी जो मन की आशा बनी हुई है, जो वो उन आशाओं के अकॉर्डिंग आप सुखी नहीं हो पाओगे, सुख सुख की निरंतरता नहीं बन पाएगी, तो उसको मन स्वीकार नहीं करता होगा, वहां जाके ये कंफ्यूजन होता होगा, ऐसा भैया? मन नहीं स्वीकार है, वृत्ति स्वीकार नहीं कर। जैसे मान लीजिए कि मन में हो गया, जैसे संवेदनाएं, अभी जैसे बहुत बड़ा एक चीज अभी देखेंगे समाज में, पैसे का दबाव बना हुआ है ना, कि ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्जन करना है। वो पैसा अर्जन फाइनली देखेंगे तो कहाँ, किस चीज के लिए? सुख पाने के लिए। मतलब देखेंगे तो शरीर संवेदनाओं की ही, मतलब उसको और अनुकूल बनाने के लिए ना, बड़ा घर, हाँ बड़ी हाँ गाड़ी, बहुत सारा हाँ, कुछ देखेंगे तो बिल्कुल उसी से बाद में वो मन सम्मान से जुड़ता है, लेकिन शुरुआत में तो वो संवेदनाओं से तृप्ति के अर्थ में ही जुड़ता है ना, बिल्कुल। है ना। तो संवेदनाओं से तृप्ति के लिए मन में आशा क्या हुई कि भाई हमको उसके लिए बहुत बड़ा धन चाहिए, खूब धन चाहिए। अब वो उस धन के जो मन की आशा हुई, उसके समर्थन में वृत्ति में विचार था कि ये पैसा कैसे आएगा, कितना भी पैसा आ जाए, है ना, क्या वो मन की आशा शांत होती है, तृप्त होती है, कि और पैसे की आशा बनी ही रहती है? और बनी रहती है, सिर्फ नहीं होती। अब उस व्यक्ति को बुढ़ापे में जाके थकावट होता है, यार इतना कमा लिया लेकिन कुछ मिला नहीं। क्योंकि वृत्ति जो है देखता है कि जो मन की जो आशा थी, क्या आशा, कि वो सुखी हो जाएगा, किससे? संवेदनाओं से। उसके लिए उतना धन इकट्ठा कर लिया, तो भी उन संवेदनाओं से जो है मन की वो आशा पूरी नहीं हो पा रही। कौन सी आशा? सुखी होने की आशा। ये जो मन की जो आशा है कि वो सुखी होना चाहता है, नहीं हो पाया, इसका पता मन को चलता है या वृत्ति को चलता है? वृत्ति को चलता। वृत्ति को चलता है, मन को नहीं चलता है। मन को चलता तो वो तो रुक ही जाता है। वृत्ति को पता चलता है कि जो मन की आशा थी, क्या आशा थी? सुखी होने की। वो सुखी किससे होना चाह रहा था? संवेदनाओं से।
क्या वो आशा पूरी हो रही है ये पता चलता है वृत्ति को, और ये वृत्ति को पता चलता है तो वो मन को अपने अनुसार प्रयोग करना चाहता है। यार उधर जैसे अभी हो गया, ऐसे दर्शन पता चला, सारा कुछ है ना, कि यार ये जो चीजें हैं कि मन इससे तृप्त नहीं होगा, लेकिन होता क्या है फाइनली, होने की जगह पे फिर से मन जो है वही कर लेता है। मन की वो आशा जो बनी हुई पहले से, उसके लिए फिर से वो वृत्ति को प्रयोग कर लेता है, और फिर उससे हम परेशान होते हैं। तो ये जो विषमता है वही हमको श्रम की अनुभूति कराती है, और इसी से ही विश्राम की तृषा जो है बनती है। विश्राम की तृषा बनना ही मुझे लगता है ये प्राथमिकता है। जो हम प्राथमिकता बोल रहे हैं वो है विश्राम की तृषा। तृषा इसे का ऐसा मतलब, भी देख सकते हैं भैया जी हाँ, कि जो मन और वृत्ति के बीच जो विषमता दिखती है, हाँ, तो वो विषमता दिखना ही मैं उसे अच्छी बात कहती हूँ आगे जाने के लिए। हमें ये करती है क्योंकि वो विषमता भी दिखे नहीं तो हम वही रमे रहेंगे, रुके रहते हैं। लेकिन हमको कॉन्ट्रडिक्शन या विषमता दिखती है और ध्यान जाता है तो स्वयं को ही उस स्थिति को हम पहचान पाते हैं, और आगे बढ़ने का मतलब मुझे और समझने का और आगे जाने की चाह मुझे बनती है इन्हें सूचना। जागृति क्रम का मतलब ही यही है। अभी जैसे हम्म। देखेंगे विषमता हम में भी है, और भी समाज में जो लोग जो है, जो भौतिक साधनों को इकट्ठा करके प्रयास कर रहे हैं, जिनको ज्ञान से मतलब नहीं है, विषमता उनमें भी है। डिफरेंस ये है कि उनको विषमता का पता नहीं है और अपने को विषमता का पता है, इतना ही डिफरेंस है ना। हम्म। तो जागृति क्रम यही है कि विषमता तो सभी व्यक्ति में बना रहेगा। अब एक इस तरह की, एक तो विषमता होना और उसका पता ही नहीं होना वृत्ति में कि ये विषमता हो रही है। दूसरा, अब इससे ऊपर की स्थिति कि भाई ये विषमता है और हमको ये पता चल जाए और हम इस विषमता से जो मुक्त होना चाहते हैं, इस विषमता को ही अंतर्विरोध कहे, इस अंतर्विरोध से हम मुक्त होना चाहते हैं। इसका मतलब हम में विश्राम की अपेक्षा है, मतलब हम में स्वतंत्र होने की इच्छा है। हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। हमको ये दबाव लगता है कि मैं जो कर रहा हूं मैं उसका एनालिसिस कर पा रहा हूं, वृत्ति जो है मन का मूल्यांकन कर पा रहा है कि जो वो करना चाह रहा है उससे उसका सुखी नहीं होगा, है ना। ये जो चीज है ये जितना स्ट्रांग होगा उतना ही मुझे लगता है कि उसके विश्राम या स्वतंत्र होने के लिए उसमें जिज्ञासा बनेगी। हाँ भैया, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिसको विषमता का पता ही नहीं चल रहा, तो उसके लिए ये प्रायोरिटी बनेगा ही क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी चीज से सुख पाने की कोशिश बराबर करते रहेंगे, बिना ये एनालिसिस के कि इनसे मिलना ही नहीं है। बिल्कुल वही कर रहा हूं। देखिए जागृति क्रम का मतलब ही यही है, जागृति क्रम को अपने समझना पड़ेगा। ये चीज हर व्यक्ति में है, वहां से ये भी चीज जो है वो भी हर व्यक्ति में है। क्या वृत्ति मन के विकसित होने के कारण मन की आशा के अनुरूप नहीं बन पाती, तो ये विषमता भी सब में है। उसके बाद जो कह रहे हैं कि ये इस विषमता का, ये विषमता से जो श्रम की अनुभूति होनी है, उस श्रम की अनुभूति के साथ विश्राम की तृषा का होना, ये जागृति क्रम है में आगे बढ़ना है। कि ये श्रम की अनुभूति होना, उसके साथ विश्राम की तृषा होना। यदि वो हमारा जो हमारा आशा बना हुआ है, क्या वो शरीर संवेदनाओं से सुखी होने का, हम ये पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि भाई ये जो है, मतलब ये कितना भी कर ले हम इसको नहीं पा सकते, हमको विश्राम के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, तब तक जो है वो होगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर के स्वयं में जो एक कहते हैं कि मैं स्वाधीन हो जाऊं, स्वयं के अधीन हो जाऊं, मैं पराधीन हूं, मुझे पता चल जाए कि मैं पराधीन हूं। क्या पराधीन हूं? मैं मन को अपने अनुसार प्रयोग करना चाहता हूं, है ना। ये जो लिखा हुआ है ना, वृत्ति अपने अनुसार मन और शरीर का उपयोग चाहती है बट कर नहीं पा रही। वृत्ति अपने अनुसार मन और शरीर का उपयोग चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही है। यही थकान है, यही विषमता है, यही श्रम की अनुभूति है।
ये जितना तीव्र होगा कि मुझे जो है मन और शरीर को अपने अनुसार प्रयोग करना है, वृत्ति के अनुसार मुझे मन और शरीर को चलाना है, और वो मैं नहीं चला पा रहा हूं, ये जितना हमारे को स्ट्रांग अपने को पता चलेगा, उतनी हमारी ये प्राथमिकता में आएगा। यही पर मुझे लगता है सारे प्रारब्ध आ जाते हैं। क्या प्रारब्ध? तो जो ये चलाने का प्रयास हुआ है, ये वाला, वापस गाड़ी वहीं चली जाती है, वापस गाड़ी वहीं चली जाती है। वृत्ति के ऐसे विचार के समर्थन के लिए जो वो कहते हैं, मन की इस आशा के समर्थन में वृत्ति में विचार चलने लगता है। ये नहीं हो पाता है कि वृत्ति जो है वो हमेशा जो है उसमें ये प्राथमिकता कि नहीं, मुझे मन को अपने अनुसार प्रयोग करना है। उल्टा हो जाता है, मन जो है हाईजैक कर लेता है किसको? वृत्ति को। हाईजैक करने का मतलब हुआ मन की इस आशा के समर्थन में वृत्ति में विचार होना, इसको कहे हाईजैक। ऐसा हाईजैक होने का अभ्यास बहुत गहरा, बहुत लंबे समय तक हम सभी लोगों ने किया है। वो बहुत आसानी से मन जो है वृत्ति को हाईजैक कर लेता है। उसमें फिर जो ये वृत्ति जो अपने मन और शरीर को उपयोग चाहता है, वो हो ही नहीं पाता। वो हाईजैक से बाहर आता है, फिर उसको लगता है कि यार अरे फिर से मन ने मुझे बुद्धू बना दिया। वो खुद में आश्चर्यचकित होता है कि मैं फिर से मन के दबाव में कैसे आ गया। ठीक है, कुल मिलाकर के यदि इसको ये कहें कि अपना स्वमूल्यांकन होते रहना, स्वमूल्यांकन होते रहने का मतलब वृत्ति मन का हर समय मूल्यांकन करते रहना, हर कार्य व्यवहार का मूल्यांकन यदि वृत्ति करता रहेगा तो वो उसको जो है ये हमेशा विषमता दिखती रहेगी, और वो इस विषमता से बार बार उसमें विश्राम की तृषा बनेगी। यही मुझे जिज्ञासा का मतलब जिज्ञासा का कारण लगता है। जो प्राथमिकता में आने का उपाय यही दिखता है। आप लोग इस पे सोच के देखिए, बताइए कैसा लग रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि बाबा जी की ही बात मैं कर रहा हूं। दर्शन में जो हर चीज लिखा हुआ है, अपन को दर्शन से ही क्या लिखा हुआ है उसी को ही अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। ये विषमता जो है, ये जो श्रम है, इसका अनुभव जो कह रहे विश्राम का स्थिति में क्या होगा। विश्राम का मतलब क्या सारी क्रियाएं रुक जाएंगी? नहीं, इसका जो है ये है विश्राम का स्थिति, ये है विश्राम। अनुभव आत्मा में, अनुभव के अनुसार बोध बुद्धि में, बोधानुरूप चिंतन चिंतन चित्त में, चिंतन अनुरूप तुलन वृत्ति में, तुलन अनुसार आस्वादन मन में। यही है विश्राम। कोई कि इसमें कोई विषमता ही नहीं है। जब विषमता नहीं है तो श्रम की अनुभूति नहीं है। श्रम की अनुभूति नहीं होना ही विश्राम है। विश्राम का ये नहीं मतलब है कि क्रिया शून्य हो जाना, क्रियाएं ही काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। श्रम की अनुभूति नहीं होना ही विश्राम है। श्रम की अनुभूति नहीं होने का मतलब विषमता का नहीं पता होना, जीवन को कोई विषमता नहीं लग रही है। विषमता नहीं लगने का मतलब मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा के बीच में जो क्रियाएं हैं, तो हायर क्रियाओं से दूसरे जो है लोअर क्रियाएं संचालित हो रही है। मतलब आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, चित्त से वृत्ति, वृत्ति से मन, मन से शरीर, ऐसा चालित हो रहा है। इसके विपरीत मन की आशा के अनुरूप वृत्ति में विचार, वृत्ति के ऐसे विचार के समर्थन के लिए चित्त में इच्छा, यही जो है वो विषमता का कारण बनता है। भैया जब माँ को देखते हैं तब ऐसा लगता है कि यही एक व्यक्ति है जो मतलब अपने लिए जब भी कुछ करती है तो उसको श्रम का अनुभव नहीं उसके चेहरे पे या आ, बोल भाषा से कभी मालूम पड़ता। लेकिन बाकी सभी व्यक्ति दिखते हैं तो श्रम श्रम में ही दिखते हैं भैया। वही श्रम का मतलब जो है समझना पड़ेगा। यहाँ पर श्रम का मतलब है जीवन की क्रियाओं के बीच में परस्पर विषमता ही श्रम है। अभी अपन जो श्रम मानते रहे वो दूसरा है। यहाँ पर जो श्रम की बात हो रही है, जीवन की क्रियाओं के बीच में जो परस्पर विषमता बनी हुई है वही श्रम है। अंतर्विरोध, जीवन की क्रियाओं के बीच में जो अंतर्विरोध है वही श्रम है। मन वृत्ति को अपने अनुसार चलाना चाह रहा है, वृत्ति मन को अपने अनुसार चलाना चाह रहा है ना, और दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। कई बार जीवन में देखेंगे, अपने स्वयं में देखें
तो मन के अनुसार वृत्ति चलने लगा, फिर थोड़ी देर बाद वृत्ति के अनुसार मन चलने लगा। तो अलाइन ये जो अलाइन परस्पर नहीं है, वो प्रतिरोध है, आपस में विरोध है। वही अंतर विरोध कहे, इसी को अंतर विरोध कर, अंतर मतलब जो सही से अंदर जा रहे हैं जीवन की ओर, उसी को अंतर विरोध कर, इसी को विषमता कर रहे हैं। और इसको कितना सुंदर तरीके से देखेंगे, बाबा जी ने एक पैराग्राफ में कितना बढ़िया मूल्यांकन कर दिया और कितना बढ़िया हमारे लिए जो है वो भी बता दिया है, मतलब रास्ता क्या है। तो जो रास्ता है, जो मुझे जो बार बार लगता है कि वृत्ति हमेशा मन का मूल्यांकन करता रहे, वृत्ति हमेशा, जिसको दृष्टा बोलना बोल रहे हैं या जो भी बोलना बोल रहे, वृत्ति हमेशा मन का पहरेदार बना रहे। जितना उसमें विषमता बनेगा, जितना उसका पहरेदार बना रहेगा, उतना ही श्रम की अनुभूति होगी, उतना ही विश्राम की तृषा होगी। तो जो बोलते हैं ना कि जीवन में पीड़ा का बनना, जैसे बनता है ना पीड़ा, परिवार में कोई कष्ट हो गया तो हमारे लिए पीड़ा बन गई, पीड़ा बन गई तो हम उसके समाधान के लिए सोचते हैं। तो जीवन में पीड़ा का जो बनना है वो यही है, वृत्ति मन का दृष्टा बनने लगे, वृत्ति मन का मूल्यांकन करने लगे, और वो बार बार मूल्यांकन में कहे कि भाई मैं मन को उपयोग नहीं कर पा रहा हूं अपने साथ, और वो उपयोग करने का तीव्रता बन जाए कि नहीं मुझे इसको उपयोग करना ही है। ये जितना तीव्र होगा उतना ही हमारी प्राथमिकता बनेगी। वृत्ति अब नकारना शुरू कर देगा, क्या मैं मन के अनुसार नहीं चलूंगा, क्या नहीं चलूंगा, 4 से 5 संवेदनाओं के लिए वृत्ति, मन जो है वृत्ति पे दबाव बनाएगा, इसके अनुरूप विश्लेषण करो, इसके अनुसार चित्रण फैलाओ। मुझे अच्छा घर चाहिए, अच्छी कार चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, अभी भी चाहिए, और पूरे आगे समय तक जो है हमको पैसा मिलता रहे, जिससे मेरी वो संवेदना है, जो वो आशा है, संवेदनाओं से सुखी होने की आशा जो है मेरी हमेशा बनी रहे। इसके लिए वृत्ति पर वो दबाव बनाएगा, चित्त पे दबाव बनाएगा, ऐसा करो प्रयास। लेकिन यदि वृत्ति स्ट्रांग हुआ है, वो इसको नकारना शुरू करेगा। क्या नकारना शुरू करेगा? इससे नहीं होना है, इससे नहीं होना है। वो मन के इस दबाव में आना नहीं चाहेगा, उसको दबाएगा कि इससे वो नहीं मन होना। के दबाव बनाएगा ऐसा क्यों भैया? बिल्कुल, वो मन दबाव हाँ, बनाएगा वृत्ति पे कि इसके लिए प्रयास करो, सोचो। वृत्ति मन को नकारेगा कि नहीं मैं इसके लिए नहीं सोचने वाला। लेकिन अभ्यास तो पुराना वही हुआ है। क्या अभ्यास हुआ है? ये अभ्यास हमने अभी नहीं, बहुत ज्यादा किया हुआ है। तो बहुत समय वृत्ति हार जाएगा। मैं अपनी बात बता रहा हूं, जो भी है वृत्ति हार जाता है, वो मन के दबाव में आ ही जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसका होश आता है कि अरे यार फिर से मन ने दबा दिया, मुझे नहीं धन की चिंता कर। ये सब जो भय बोल रहे हैं ना, प्राण भय, पद भय, मान भय, धन भय, ये सब यही है। धन भय का मतलब वही है, मन की उस आशा के समर्थन में जो वृत्ति में विचार हो रहा है ना, वही तो भय है। कैसे होगा, हम इस ज्ञान के लाइन में, मेरे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, है ना, कुछ गड़बड़ा गया, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। ये सब से जो है हमारे वृत्ति में विचार होते रहता है। तो उसके हमको सिक्योर करने की, उस भय से हमको कैसे उसको सिक्योरिटी लाए, तो हमको ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा कर लेना है, ताकि ऐसी कोई भी परिस्थिति आए तो उसमें हम निपट जाएं। और तो भैया यहाँ पर जैसे व्यक्ति के विचारों को मन थोड़ा थोड़ा भी स्वीकार करता है तो भय कम होता है, ऐसा भी। देखिए उसी के उल्टा जो बोल रहे हैं, मतलब देखिए वही चीज। तो इसके लिए अब उपाय क्या है? इसका उपाय ये जो बोल रहे हैं, अनुभवगामी विधि में वृत्ति में उत्पन्न विचारों के अनुरूप मन में आशा का होना तथा इसकी पूर्ति हेतु ही शरीर का उपयोग एवं सदुपयोग करने की, चित्त में उत्पन्न इच्छा को कार्यरूप देने हेतु विचार करने की, बुद्धि में आत्मानुभव के लिए किए गए संकल्प के अनुसार इच्छा की अपेक्षा का नियंत्रित बने रहना ही प्रत्यावर्तन क्रिया है। अब अनुभवगामी वृत्ति में उत्पन्न विचारों का अनुरूप मन में आशा, वृत्ति में क्या विचार बनेगा कि भाई ऐसे इससे कोई न्याय जैसी वस्तु है। रुचि मूलक आस्वादन की जगह मूल्य मूलक आस्वादन की जो है वो स्टार्ट होगा यहां से ही, विचार से ही। विचार के अनुरूप जो मन में आशा का होना वो क्या होगा? मूल्य मूलक आस्वादन, यहां वृत्ति से ही आएगा। मूल्य मूलक आस्वादन जो है ऐसा नहीं होगा, वो यहां से इनिशिएट होगा, वृत्ति से इनिशिएट। और वैसे इनिशिएशन के साथ मन में वैसी आशा हो, कैसे? मुझे जो है मूल्य मूलक आस्वादन में जीना है, मुझे न्याय करना है, मुझे व्यवस्था में जीना है।
तो ऐसे न्याय व्यवस्था का मतलब विचार होना, और वैसे विचार के अनुरूप जो है मन में आशा का होना, और उस आशा के अनुरूप जो है शरीर का उपयोग सदुपयोग करना, इसमें कोई विषमता नहीं है। आत्मा के मध्यस्थ होने के कारण बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन तथा शरीर आत्मा द्वारा अनुशासित तथा नियंत्रित होना अस्तित्व सहज है। इस नियंत्रण के विरोध के क्रम में जो प्रयास है वह ही विषमता को जन्म देता है। फाइनली देखेंगे तो ये विषमता कहां तक बनी रहेगी? बुद्धि तक बनी ही रहेगी। जो पूरी पूर्ण विषमता खत्म होनी है वो आत्मा के ही प्रभाव में होगा। लेकिन क्या अभी जैसी विषमता है वैसी ही रहेगी? नहीं। अभी ऐसी विषम मतलब किसी एक कैसे मान लेते हैं इससे जागृति क्रम में और आगे गया, जैसे अभी जो और आगे प्रयास हुए ना, यहाँ अल्प विकसित, अर्ध विकसित और विकसित। अल्प विकसित में भी विषमता बनी हुई है, अर्ध विकसित में भी विषमता बनी हुई है, क्योंकि यहां पर भी वो बुद्धि तंत्रित है, लेकिन यहां पर भी वो विषमता बनी की क्या विषमता? आत्मा के अनुसार ये मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि काम नहीं कर रहे, लेकिन ये विषमता और इस विषमता में बहुत डिफरेंस होगा। जो विषमता नहीं रहेगी वो यहां पर है, कोई विषमता नहीं। इससे भी पहले विषमता तो यहां पर है, ये यहां पर, ये तो और भी विषमता है। तो जो अपने आगे बढ़ने का दबाव है जी, मतलब देखेंगे वो नियति सहज विधि से बना हुआ है। ये सब नियति सहज विधि से ही तो जीवन क्रियाओं का ऐसा है। मतलब हम वही कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये नियति सहज विधि से हो रहा है। ये नियति सहज विधि से, अभी आपने पूछा था ना कि भाई कोई एक आदमी है वो क्यों नहीं समझना चाह रहा है, नियति सहज विधि से नहीं समझना चाह रहा है। उस जागृति क्रम में जिस जगह पर है उसकी आवश्यकता नहीं बनी है, सब नियति विधि से हो रहा है। आपके हाँ हमारे भैया, करने से यहाँ पे ये दिख रहा है कि जिसका ये निष्कर्ष बन गया, ये जिसने ये क्वेश्चन कर लिया कि अभी तक जो मेरे सुखी होने के जो तरीके थे उनसे मैं सुखी नहीं हुई हूँ, इसका मतलब कुछ तो कमी है। तो जिसका ये निष्कर्ष बन गया और जिसने आगे फिर खोज शुरू करी, उनके लिए ये एक जिज्ञासा बन गई और ये प्राथमिकता बन गई। पर बिल्कुल जिनके लिए ये निष्कर्ष नहीं बना है तो वो अभी उन्हीं तरीकों से सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पहले 2 तरीके थे, उसको 4 कर दिया, उसको 8 कर दिया, लेकिन बेसिकली मन से वृत्ति की तरफ नहीं गए, तो उनके लिए ये अभी प्रायोरिटी नहीं बना है। प्राथमिकता जो है वही नियति सहज, वो करेगा, वो हाँ, ये चीज होगा उसमें। मन की आशा से समर्थन में, वृत्ति में विचार, वृत्ति के समर्थन में जो है वो चित्त में इच्छा, ये सब होगा। लेकिन नियति सहज विधि से जो वृत्ति मन से विकसित है, तो उसका कभी ना कभी, चाहे इस यात्रा में हो या 10 यात्रा में, कभी ना कभी वो जो है उसमें ये विषमता जो है वो उसको पता चलेगा। विषमता पता चलेगी तो फिर उसका जो जिज्ञासा बनेगा ही कि मुझे इस विषमता से बाहर आना है। इसी को भैया कह ये रहे हैं जागृति क्रम। यही भैया है भैया तो जागृति क्रम। भैया जागृति क्रम कई यही बार है। क्या होता है, जैसे ऐसे भी देख पाते हैं कि जब जब आदमी अंतिम अक्षरों में ये कहता है कि मैं जो जिया ये मेरे लिए पूरा नहीं पड़ा, पता नहीं मैं, तो उस स्थिति में क्या ऐसे लगता है कि दोबारा जब वो जन्म लेता है तो और इससे आगे कोई सोचता है, तब भी देखिए कोई आप, चेंज आता होगा? पता नहीं, देखिए भैया मुझे जो एक बड़ा चीज लगता है कि परंपरा में सही नहीं होने के कारण जब बच्चा शुरू करता है उससे तो उसको पूरा पुराना कैसा विश्लेषण हुआ रहता है, नहीं हुआ था, कितना स्ट्रांग हुआ है उसका तो मुझे आइडिया नहीं है ना। लेकिन वो शुरू तो करता है जो भी संसार में दिख रहा है उन मान्यताओं से ही। उसका जितना ये स्ट्रांग हुआ रहता है विश्लेषण, वृत्ति और मन के बीच में जितना अंतर्विरोध पहले से बना होता है, वो तो काम करता है कि वो भ्रमित परंपरा में भी होगा तो उसमें अंतर्विरोध बहुत जल्दी दिखने लगेगा। मतलब वो उस विषमता को वो पहचानने लगेगा कि मुझ में ये विषमता है, उसको श्रम का जो है अनुभूति होने लगेगा और विश्राम की तृषा भी होने लगेगी। यदि उसका नहीं हुआ है
तो उसमें वो विश्राम की तृषा नहीं बनेगी, वो और अभी जो है वो यही चीज में लगेगा। हाँ, वही मैं पूछना चाहता था भैया कि कई बार तो जैसे अपन मैं देखता हूँ तो जैसे कुछ बच्चों में तो बचपन से ही एक अलग उसकी उस तरह की जिज्ञासा झलकती है, कुछ में लास्ट मोमेंट तक भी वो स्वीकृति नहीं होती। वो इसलिए मैं ये बात पूछना चाहता है ना भैया, हूँ। जिसने बढ़िया। किया हुआ है उसका तो है। जिसने पहले किया हुआ है सारा कुछ है कि उसको अंतर्विरोध का पता चल गया है, उससे मुक्त होने के लिए उसने प्रयास किया हुआ है, वापस इसी भ्रमित परंपरा में यदि वो जन्म लेता है तो उसमें भी ये भ्रम आएगा। बट वो उसको जो है वो श्रम की अनुभूति का होने लगेगा पता, और विश्राम की तृषा उसमें आ जाएगी, उसके लिए वो प्रयास करने लगेगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं ना अभी संसार में जो सब कुछ छोड़ के निकल जाते हैं सत्य की खोज में या इस तरीके से, जबकि वो सब तरह से संपन्न होते हैं, धन कमा करके उसको ऐश्वर्य को भोग सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो सब कुछ छोड़ करके निकल जाते हैं सत्य की खोज में। तो उसका रीजन ये है कि भाई ये जो है पूर्व उनकी जागृति क्रम में, पूर्व सारी यात्राओं में उन्होंने ये सब चीज को करके देख चुका है, तो उनमें विश्राम की तृषा बन जाती है, भैया वो वो उसके ठीक लिए है क्या प्रयास ऐसा? करता है। वो हाँ? भैया लेकिन जो हम फिर बात कर रहे हैं परिवार की व्यवस्था की और इनकी, तो जो इस तरह से निकल जाते हैं वो ठीक है क्या? नहीं, इस ठीक प्रपोजल के नहीं अकॉर्डिंग तो फिर ठीक। वो ठीक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं वो कर रहा हूँ भैया, कुछ वहां निकल जाते हैं, कुछ जिनको जीवन विद्या मिल गया वो व्यवस्था में आ जाते हैं। तो देखिए वो अलग अलग तरीके से, देखिए वो विश्राम की तृषा के लिए, लेकिन उसको विश्राम की जो तृषा हुई उसका उपाय कहाँ से दिखेगा? उपाय वो परंपरा से ढूंढेगा। लेकिन भैया अब मेरा क्वेश्चन ये है एक कि मिनट सुनिए जैसे भैया, मैं बता रहा हूँ भैया क्या। अब वो परंपरा से ढूंढेगा। अभी देखिए परंपरा में अलग अलग तरीके के मुक्ति के रास्ते दिए हुए, विश्राम के रास्ते दिए हुए अलग अलग तरीके से, है ना। यदि उस वो जो है कुछ परंपरागत जो है मुक्ति को मान लिया कि भाई मेरे आत्मा का विलय हो जाना है परमात्मा में, तो वो उस दिशा में चला जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को जीवन विद्या को आ जाता है, उसको जीवन क्रियाओं का समझ में आता है, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा का समझ में आता है, व्यवस्था का समझ में आता है, परिवार व्यवस्था है ना, विश्व परिवार व्यवस्था, यहाँ समझ आता है इस व्यवस्था में जीना ही जो है वो मुक्ति का रास्ता है, तो वो जिसको ये मिलेगा वो इसमें आ जाएगा। तो ये मिलने की बात है ना भैया कि किसके, जैसे अभी ये दर्शन इतना पॉपुलर तो हुआ नहीं है कि सबको ये दर्शन यदि मिल जाएगा तो उससे जरूर जो है ज्यादा लोग इसमें आना चाहेंगे। लेकिन अभी इसकी संभावना भी तो है ना भैया कि किस आदमी को क्या मिल रहा है ना भैया। भैया लेकिन जो आप अभी कह रहे हैं नियति सहज विधि या जागृति क्रम की जो बात कर रहे हैं, मुझे भी इसकी डिटेल्स तो पता नहीं है, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ तो भैया अगर नियति सहज विधि से किसी में अगर ये प्राथमिकता बनी नहीं रही है, तो अगर हम उसको समझा भी रहे हैं तो क्या उसके अंदर ये समझ बन पाएगी? भैया देखिए कई बार ऐसा होता है कि ये जो विषमता है, इस विषमता का उसको पता नहीं चल रहा है, और आपके कहने से हो सकता है कि ये विषमता का उसको भास आभास होने लगे। ये तो हो सकता है ना, ऐसा जीवन विद्या शिविर से यही तो इसकी उपयोगिता है कि बहुत लोगों को ये विषमता का पता चल जाता है, जीवन की क्रियाओं के जो भी है जीवन की मान्यताएं आ जाती है, तो इनिशिएशन हो सकता है कि हो जाता है। विषमता का मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पर कि जो व्यक्ति अपने जीवन में जो कर रहा है और उससे बार बार दुखी हो रहा है, फिर उससे निष्कर्ष भी निकाल रहा है कि यहाँ कुछ है नहीं, अगर ऐसी स्थिति वाला व्यक्ति भी किसी राइट कंटेंट के मिलने के बाद भी वो उसकी तरफ उसकी प्राथमिकता नहीं बन रही है, तो इसको कैसे समझेंगे भैया? वो ये है ना भैया, वो ये जो अभ्यास हुआ हुआ है ना, मन की आशा के समर्थन में वृत्ति में विचार, वृत्ति कैसे विचार के समर्थन में चित्त में इच्छा, तो ये जो हमारा पुराना अभ्यास हुआ है पूर्वाभ्यास, वो वापस उसी में चला जाता है। मन जो है वृत्ति को अपने कंट्रोल में ले लेता है, जी जी मन भैया। वृत्ति को कंट्रोल में ले। अभी अपन जितना सोच रहे हैं, अभी ऐसा लगता है कि मन हमारे कंट्रोल में है, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अभी हमको लग रहा है कि हमारा मन अभी कंट्रोल में, लेकिन अभी इसको हम दर्शन को छोड़ दें, डिस्कशन करना छोड़ दें और सामान्य जीने में आ जाए, क्या वहां पर ऐसा रहता है, ऐसा अवेयरनेस? या वहां पर वापस फिर से कई बार हमारा भी गाड़ी छूट जाता है, हमारे में भी जो वृत्ति में विचार होता है वो मन की उस आशा के समर्थन में चलने लगता है, 4 विषय 5 संवेदनाओं से तृप्त होने के अर्थ में चलने लगता है, होता है कि नहीं होता है? तो भैया हमारे लेकिन में भी जो होता है। एक स्थिति ऐसी जो एक्चुअली मैं पूरी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, रख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी होती है कि
ना तो संवेदनाओं में तृप्ति है और ना भावों में तृप्ति है, उसके बावजूद भी अगर उस व्यक्ति की इस तरफ समझने की प्राथमिकता नहीं बन रही, तो उसका रीजन क्या? वो निराश है, जीवन में निराश है। लेकिन ये इसको समझ करके उससे बाहर आने के लिए प्राथमिकता नहीं बन रही है। ऐसे व्यक्ति को कैसे समझे भैया कि उसके उसके अंदर और क्या चीज चल रही है? ना तो इधर रस है, ना इधर रस है। वही भैया, देखिए हमारे को दूसरे व्यक्ति की जगह ना हमको खुद को देखना पड़ेगा ना। हम खुद को देखेंगे ना भैया, तो उसके बारे में ही पता चलेगा। हाँ नहीं भैया, जैसे मेरा तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो है अतृप्ति है, और उसकी वजह से इसकी प्राथमिकता बन रही है, पूरी तरह से ये प्राथमिकता पे है। और मैं दूसरे व्यक्ति में केवल मेरी पत्नी की बात कर रहा हूँ कि वो हर तरफ से निराश है, बाकी चीजों में दुनिया की सब बाकी जो भी घटनाएं घटती फिर निराश होती है, अपने अंदर परेशान है। लेकिन कंटेंट के प्रति, जबकि एक पहला जो वर्कशॉप है वो कर लिया है, दोबारा हुआ तो उसमें भी कुछ सेशंस किए हैं, तो वो यही बोलते कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को ये प्रायोरिटी, मतलब उनको प्रायोरिटी भी नहीं दिख रही है, और जब कंटेंट को समझने बैठते हैं समझ नहीं आ रहा, नींद आ रही है। तो उनके लिए क्या हो सकता है? मैं थोड़ा, मेरी पत्नी है इसलिए पूछ रहा हूँ, बाकी मैं दूसरों की बात नहीं करना चाह रहा हूँ, कि मैं मेरी ही बात करना चाह रहा हूँ। पर उनकी ये प्रायोरिटी नहीं बनने से, क्योंकि साथ तो रहना है और साथ अच्छे से रहना है, अच्छे से चलना है, तो ये जीवन विद्या या कंटेंट मिलने के बाद तो और समझ में आता है कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो अब वो उनमें बन नहीं पा रहा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते भैया मुझे भैया जी, लगता मैं है। कुछ बोलूं? हाँ दीदी हैं? बोलिए ना। जी, आप जो बता रहे हैं भैया जी, ये सभी के साथ होता है, ठीक है ना? लेकिन काम तो मुझे समझना है, मेरी समझ पूरी हो जाए, और मेरा आचरण ही मेरा प्रमाण है। किसी के लिए हम सूचना रूप में, प्रस्ताव रूप में किसी के सामने रख सकते हैं एक स्वभाव गति के साथ, यानी सुनना ही है इस प्रेशर और दबाव के साथ नहीं। जब उनका मन बन जाएगा, यही धीरता वाली बात है, यानी हाँ मन बन यदि जाएगा। जैसे जैसे हमारा आचरण, ठीक, आचरण ही प्रमाण है। जब उनका मन बन जाएगा, समय तो लगता है भैया जी, सबकी प्रायोरिटी एक जैसे नहीं है। तो हमें हाँ वेट एंड वॉच के साथ संबंधों में हम जितना निर्वाह हो पाएगा, उसी में उनका उनसे निष्ठा बनेगी, अपने आप में जो परिवर्तन होता है। और उसको देखते हैं तो स्वयं से पूछते हैं कि जीना ही प्रमाण है। तो उसके लिए मेट एंड वॉच धीरता वाली बात ही यहाँ बनती है। उसे हम जितना दबाव और प्रेशर जो जुड़ेंगे कि नहीं, सुनो समझना चाहिए, ये इससे होना नहीं है। उनकी जब इच्छा बन जाएंगी तो वो जुड़ जाएंगे। हम अभी दीदी मैं भी ये समझ पा रहा हूँ, और मैं भी जीने में यही कर रहा हूँ, और पूरी धीरता के साथ ही कर रहा हूँ। भैया से मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मैं यहाँ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, जागृति क्रम या जो नियति सहज विधि को थोड़ा सा इस कंटेक्स में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि श्री राम भैया के कैंप में भी मेरी ये बात हुई थी। तो थोड़ा भैया से और उसमें क्लेरिफिकेशन, क्योंकि वो कैंप केवल 7 दिन का था, और बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे, तो उस पर इतनी बात, कुछ बात रह गई थी। और भैया इसका अच्छे से एक्सप्लेन आप भी कर सकते हैं, और भैया भी कर सकते हैं कि इसको हम इस कंटेक्स्ट में कैसे कनेक्ट करें, जो नियति सहज विधि या जागृति क्रम की बात करें तो। कि मैं तो इसको कनेक्ट कर पाता हूँ कि जागृति क्रम का इफेक्ट मैं देख पा रहा हूँ, और इसी वजह से चाहे सब कुछ होने के बावजूद भी, कंटेंट ठीक लगने के बाद भी, प्राथमिकता नहीं बनने का फिर और कोई रीजन मेरे को नजर नहीं आता है। ऐसा देखिए हमें भैया, लगता है भैया जी। हाँ जी भैया जी, आप बताइए। हमें बोलिए बोलिए। लगता है, लेकिन उनके विचार में, चित्रण में प्रायोरिटी और बनी है, जिसे हम एक आम भाषा में कहते हैं कि बहुत सारी उलझने बनी है इन्हें। तो वो इसीलिए धीरता वाले पाठ से ही हमारा जो आचरण रहेगा, उसी प्रमाण से हम उस चीज को देख पाएंगे, अवसर देखते हुए प्रस्ताव रूप में। तो ठीक है। हम अपने आप में इसको जांचने के लिए, हमें ये बहुत अच्छी बात है नियति क्रम और जागृति क्रम और नियति सहजन है। इसे हम जितना अच्छे से हम अपना मूल्यांकन करते हैं, उतनी स्पष्टता के साथ हम उसे देख पाते हैं। दूसरे के लिए तो हम केवल सूचना और प्रस्ताव की बात है। जी भैया जी, आप बताइए। हाँ, और दीदी मैंने जब श्री राम भैया का जो अध्ययन शिविर यहाँ किया था, तो जब श्री राम भैया ने जागृति क्रम की बात समझाई, उसका जितना मैंने कनेक्ट किया और मेरे जीवन में उसको मैं समझने लगा, तो मेरी धीरता जो है, मेरी धीरता बढ़ने लगी कि ठीक है, सबका अपना जागृति क्रम है, और एक संयोग के साथ हम साथ हैं, तो हम भी अपनी 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 भी गति करें, और उनकी गति में सहयोग कर सकें जब भी वो सहयोग चाहें। तो इतना सा मुझे समझ में आया। तो थोड़ा जागृति क्रम के बारे में भैया और समझाएं तो और क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए भैया, जागृति क्रम का मतलब जो हुआ कि मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा में
ये जो प्रत्यावर्तन क्रिया है वो कितना सार्थक हुआ है, मन कितना वृत्ति के अनुरूप काम कर रहा है, वृत्ति कितना चित्त के अनुरूप काम कर रहा है, चित्त कितना बुद्धि के अनुरूप, बुद्धि कितना आत्मा के अनुरूप काम कर रहा है। ये लंबा समय लगता है इसमें। पर तो भैया जो ये इसको अपने आप तो नहीं होगा ना, इसके लिए अपने प्रयास तो आप करने तो पड़ेंगे। वही नहीं, प्रयास देखिए, हम प्रयास भी जो कर रहे हैं वो नियति सहज विधि से ही है। उसका रीजन बताया हुआ है कि जिस समय हमको ये जो है वो जो ये ऐसा होगा कि मन की आशा के समर्थन में वृत्ति में विचार होगा, उसके लिए वो प्रयास करेगा। वो करते 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 जो है वो स्लोली वृत्ति जो है वो मन का जो है मूल्यांकन करेगा करेगा, धीरे 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 जो मूल्यांकन है वो स्ट्रांग होता जाएगा। जिस दिन स्ट्रांग इनफ हो जाएगा तभी वो प्रयास करेगा आगे जागृति के लिए। आपके मूल्यांकन से उसका मूल्यांकन नहीं होना है। उसके स्वयं का वृत्ति जो है वो उसके मन का मूल्यांकन वही उसका ही वृत्ति करेगा। आपके वृत्ति के मूल्यांकन से उसको फायदा नहीं होगा। हम हाँ अपने भैया वृत्ति का जो ये मूल्यांकन है ना, हम उसके जी वृत्ति जी पे जी थोपना चाहते हैं। जी 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 भैया, यहाँ थोड़ी बात क्लियर भी हुई है, तो मेरे को समझ आया है। और दूसरा मैं जो कह रहा हूँ कि वो निराशा है, लेकिन वो शिफ्टिंग भी है, यहाँ से हट के कहीं और शिफ्ट हो जाती है कि यहाँ नहीं हुई आशा पूरी, तो यहाँ निराशा मिल रही है, यहाँ दुख दुख हो रहा है, तो किसी और ऑब्जेक्ट में जो कि वो उसी तरह का ऑब्जेक्ट है, जो कि संवेदनाओं के आधार का है या दूसरों से भाव पाने के आधार का, तो वो कहीं शिफ्ट हो जाता है। वो वहीं वहीं घूमता रहता है, एक जगह से निराश होता है, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है ना भैया? देखिए, वो जो शिफ्टिंग हो रहा है वो होगा ही, क्योंकि अभी भी जो वो दिखा नहीं है ना कि ये है। जो शिफ्टिंग हम कर रहे हैं, कि ये जो स्वतंत्रता स्वयं में होनी है, जो ये सुख का स्रोत हम बाहर बना के रखे हैं, चाहे संवेदनाओं के लिए हो या भाव के लिए, ये जब तक नहीं हुआ कि मैं को स्वयं में पूर्ण होना है, मेरी तृप्ति का स्रोत बाहर नहीं है, मैं स्वयं ही अपनी तृप्ति का स्रोत हूं, ये जब तक मूल्यांकन नहीं होगा स्वयं, तब तक वो शिफ्टिंग कैसे होगा? हाँ भैया बिल्कुल ठीक, बिल्कुल परफेक्ट बोला भैया, यहाँ पर जो अब मुझे समझ आई बात। और ये हमारे अंदर भी अब देख सकते हैं कि जितनी वो बन क्लियरिटी बन रही है कि सुख भीतर ही है, जितना सच में हमें लग रहा है, जितना हम उसका सही सही आकलन कर पा रहे हैं, उतनी ही शिफ्टिंग होती है। अदरवाइज हम भी बाकी चीजों में भी लगे रहते हैं, है ना भैया? मतलब वो इसके साथ साथ और चीजों में भी लगे रहते हैं। बिल्कुल, देखिए, हमको दूसरे को जो रास्ता दिखा पाना है ना, जो भी है, हमको खुद जो है पहले वो रास्ता तय करना होगा। बिना हम स्वयं ने रास्ता तय किए हुए दूसरे को कैसे रास्ता दिखाए? जैसे बाबा जी ने रास्ता दिखाया, बाबा जी रास्ता तय करके वहां पहुंचे विश्राम तक, तब वो हमारे लिए विश्राम का रास्ता दिखा रहे हैं। हम यदि विश्राम नहीं हमको हुआ है, हम दूसरे को विश्राम का रास्ता कैसे दिखाएंगे? मैं, जैसे आप मेरे से बात करते हैं तो मैं ज्यादा से ज्यादा कहां तक बात कर पाता हूँ, यही बात हूँ कि ये श्रम की अनुभूति तक आपको मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि ये श्रम की अनुभूति मुझे होती है, विश्राम की तृष्णा मुझ में होती है। मैं इतना तक का ही बता सकता हूँ क्योंकि इतना मुझ में हो रहा है। अब इससे आगे पूछे कि भाई ये विश्राम जो है कैसे होगा, क्या होगा, वो मुझे नहीं हुआ है। जितना रास्ता मैंने तय किया है उतने तक का ही मैं रास्ता बता सकता हूँ ना। जितना मैंने तय आगे नहीं किया है उसका तो कैसे बताऊं? मैं अनुमान ही कुछ बता दूंगा, अनुमान ही बताऊंगा ना, ये शायद ऐसे होता होगा। तो भैया मुझे जो एक लगता है बड़ा बात, कि ये एक जो कार्यक्रम मुझे जो लगता है सारा कुछ पहले स्वयं में विश्राम पाने के लिए कार्यक्रम है। हम जितना स्वयं विश्राम पाते हैं ना, दूसरे के लिए भी हमको पता चलता है उसके लिए विश्राम का रास्ता क्या है। वरना कहीं ना कहीं हम जो है वो एक जो चीज कहे ना, वो हम भी कहीं ना कहीं उलझे हुए, हम भी कहीं ना कहीं दूसरे को अपने अनुसार देखने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे व्यक्ति को, परिवार को, समाज को हम अपने अनुसार देखना चाहते हैं कि ऐसा हो। कहीं ना कहीं हमारी इच्छा बंधनी है या विचार बंधनी है। हम संसार को अपने अनुसार देखना चाहते हैं, परिवार को अपने अनुसार देखना चाहते हैं, है ना? किसी संबंध में, किसी कोई भी संबंध है, बच्चे को हम अपने अनुसार देखना चाहते हैं। अभी बहुत सारा झंझट तो यही है, हर माँ बाप अपने बच्चे से जो है परेशान हो जाते हैं। क्यों? वो बच्चे को अपने चित्रण के अनुसार जो है पालना चाहते हैं। मतलब बच्चे का जो चित्रण हो, बच्चे जो भी करे वो उनके चित्रण के अनुसार कार्य करे, उनका अपना चित्रण कुछ भी ना हो। ये कहां से जीने दो और जियो वाली बात हुई। एक तरीके से ये कहें
कि भाई जैसे मतलब उनका जो है उनके अधीन वो हो जाए, जैसा वो कहे वैसा वो करे। ऐसे हर संबंध में हम जो है अपने चित्रण के अनुसार, हम अपने अनुसार दूसरे को चलाने का प्रयास करते हैं। वही तो दुख का सारा कारण बनता है हमारे लिए। हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई उसका सुख दुख जो है वो उसके जीवन क्रियाओं से। हम किसी को चलने या चलाने का प्रयास करेंगे, उसमें हम स्वयं दुखी होंगे। हमारा जो भैया अपना तो अधिकार है वो हमारा स्वयं के लिए। यदि मुझे जागृति की आवश्यकता लगती है तो उसके लिए प्रयास मैं स्वयं के लिए कर सकता हूं। मैं ये किसी और के लिए नहीं सकता कि भाई तुम भी जागृति के लिए प्रयास करो, क्योंकि उसको आवश्यकता नहीं बनी है, फिर भी हम उस पर कर सकते हैं। तो इस समय काफी मामला गड़बड़। जैसे मैं भी परिवार में आया, जीवन विद्या में सब कुछ को सब लोग जीवन विद्या करें, समझे, है ना, सब बुक पढ़ें, ऐसा मैंने भी दबाव बनाया। उसका उल्टा हुआ, आवश्यकता बनी नहीं है और हम दबाव बना रहे हैं, हम उनको अपने अनुसार देखना चाह रहे हैं। और उसका उल्टा निगेटिव प्रभाव क्या होता है कि यदि वो नहीं करते तो हम उनका अवमूल्यन भी कर लेते हैं। अरे बेकार आदमी है, एकदम कितना कचरा, कैसे परिवार में जन्म ले लिया मैंने, किसके साथ मेरा ये संबंध बन गया, ऐसा वैसा अपने अंदर निगेटिव विचार आने लगता है। भैया जी अभी आप रही जी। जिस पैराग्राफ पे आप हैं भैया, उसके नीचे अनुभव मूलक के नीचे एक अनुभव गामी लिखा भैया। एक बार इस पैराग्राफ को वापस लेंगे भैया थोड़ा, क्योंकि बीच यहाँ तक आप आए थे, फिर थोड़ा रह गया था आगे। ठीक, लेता हूँ भैया। हाँ रेणु दीदी कुछ बोलना चाह रही थी। हाँ भैया, जो एक्चुअली मैं बोलना चाह रही थी आपने एग्जैक्टली वही बोल दिया अभी लास्ट लाइन में, कि जैसे ये मतलब हम सभी फेस करते हैं जो जीवन विद्या में है और परिवार में, जब जो लोग इसको या किसी भी दूसरी पद्धति को नहीं कोई भी ग्रोथ का मेजर्स यूज में नहीं ले रहे हैं। तो जो जीवन विद्या से जो क्लैरिटी मुझे मिली वो ये है कि मैं अपने पे ही ध्यान दे रही हूँ, और एक चीज पे ध्यान है कि उस संबंध में क्या मैं न्याय कर रही हूँ। और दूसरा ये कि जब मैं ये देखने लगी तो बहुत सारी चीज मेरे को नजर आई। वो ये कि मैं कितना अवमूल्यन कर रही हूँ अगले व्यक्ति का। वो ऐसे नहीं है, वो वैसे नहीं है, उनको ये करना चाहिए, ये समझना चाहिए, कितनी सही बात है। तो मैंने उस पर जब चेक करना शुरू किया तो मैं अपने अंदर कंफर्टेबल हुई सबसे पहले तो। और मेरे अपने कंफर्टेबल होने के साथ ही मेरे जो पहले जो इरिटेशंस, ठीक है चाहे मैं जाहिर ना करती होंगी, लेकिन वो अंदर होएगा तो फेशियल एक्सप्रेशंस तो आ ही जाते थे। तो वो उन सब चीजों में बहुत सहजता हो रही है। तो अब पॉइंट ये है कि अगला करता है या नहीं करता है, वो मेरे साथ में कंफर्टेबल हो जाए और मैं उनके साथ में कंफर्टेबल हो जाऊं। कल को हो सकता है कि वो पूछ भी लें, नहीं भी पूछें तो भी कोई बात नहीं है, पर एटलीस्ट मैं कंफर्टेबल हूँ। तो ये एक पॉइंट मैं जस्ट और एक बताना चाह रही थी कि जब हम अध्ययन करते हैं तो किस तरह से रिलेशनशिप टर्न करने लग जाते हैं जब हम उनका अवमूल्यन नहीं करते तब। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, है ना। जी भैया। है ना, बहुत बड़ा मतलब मुझे लगता है कि मैंने भी बहुत सारा जो इस तरीके से गड़बड़ी किया, दोष किया। दूसरे को अपने चित्रण के अनुसार देखना, है ना, उसके अपने अनुसार उसको, यदि वो नहीं फिट बैठ रहा है तो उसका मूल्यांकन कर लेना, है ना, उसको नकार देना। उससे बहुत सारा चीज हम अपने लिए और परेशानी जो है कर लेते हैं। ये मैंने बाबा जी में देखा, अद्भुत जो है जीने की कला देखी मैंने। वो किसी के जीने में हस्तक्षेप नहीं किए। यदि सहयोग बन सकता है तो बनाया, नहीं हो सकता है तो वहां पर विरोध भी नहीं किया, हस्तक्षेप भी नहीं किया। इस विधि से वो जिस भी जगह रहे, परिवार में रहे, बाकी जगह रहे, अंत विरोध मुक्त रहे, बाह्य विरोध मुक्त, किसी से कोई विरोध नहीं रहा उनका, क्योंकि उन्होंने किसी के भी जीने में हस्तक्षेप नहीं किया। जीने दो और जियो वाला किया, अपने अनुसार किसी को बनाने का जैसे बलपूर्वक प्रयास नहीं किया। हाँ, उनसे भैया पूछने आए, उनसे जो भी हुआ तो उन्होंने सही का ही मार्गदर्शन दिया। ये लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न है कि हमारे सामने ही कोई व्यक्ति अमानवीय या अन्यायपूर्ण व्यवहार अगर कर रहा है और स्पष्टता से वो दिख रहा है, तब भी हमें उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी कहना नहीं चाहिए। भैया वो सबसे नहीं पूछ रहा पहले है और वो समझना नहीं चाह रहा, तो हमें नहीं समझाना चाहिए। समझाना चाहिए सबको। है सबसे पहले तो हम स्वयं प्रेरित ना होना, उसका कारण हमको समझ में आया कि वो अमानवीय कार्य व्यवहार जो कर रहा है वो कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। उसके चेतना का स्तर का हमको पहले से पता है, और उस आधार पर जो वो कर रहा है वो उसी आशा के अनुरूप है, वो वैसा ही करेगा। इसलिए हमारे लिए क्या है ना, हम उससे गलत आशा पाले हुए हैं।
हम मानवीय आशा पाले हुए, भ्रमित व्यक्ति से वही मानवीय वही आशा पाले हुए, अपेक्षा अपेक्षा कुछ अधिक कर लेते हैं। है ना। तो हमारे जो है उसके जो मूल्यांकन है उसी में ही दोष है। तो हमने जो है उस व्यक्ति को सही नहीं समझा है। आप बताइए ना, अभी जैसे मैं खुद ही बोलूं कि बाबा जी को दिक्कत क्यों नहीं, क्योंकि बाबा जी को किसी से मतलब सबका मूल्यांकन, चाहे मैं भी उनके साथ कितना भी रहा, और मेरा मूल्यांकन क्या होता है कि ये भ्रमित आदमी है, इससे गलतियां होंगी ही। तो मैं यदि गलती करता हूं तो उनके लिए कुछ जो है अप्रत्याशित नहीं है, उससे वो दुखी नहीं हो। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति मेरे से दुखी होता ही है, क्यों? क्योंकि वो जो है उसका मूल्यांकन मेरे बारे में सटीक नहीं है ना किस लिए। तो एक्चुअली में हम जो बहुत है, बढ़िया, हाँ, हमने बहुत ही बढ़िया पहचाना नहीं। बताया। जो जागृत मानव है वो ये पहचानेगा कि ये भ्रमित मानव है, तो ऐसे करने की संभावना है ही इसमें, बिल्कुल। तो वो उससे उनमें कोई विरोध नहीं आएगा उनमें। सबसे बड़ा चीज तो कि देखिए वो व्यक्ति मैंने देखा है बाबा के साथ, मतलब सामने बहुत सारा मतलब गड़बड़ी होते हुए देखा, उससे वो विचलित नहीं हुए, वो स्थिर हमेशा बने रहे। अब उसके बाद जो है वो जो उसमें ठीक करने का प्रयास कर सकते थे वो किए, है ना। लेकिन उससे उनमें कोई कुंठा और ये घृणा उपेक्षा आ गया हो, ऐसा नहीं। अभी हम ही प्रभावित हो जाते है ना भैया। भैया जैसे इस अपन बाबा जी के साथ तो कभी रहने का, इस तरह देखने का मौका नहीं मिला, आपने देखा है कहीं से। अब मैंने कहीं पढ़ा है कि जीसस क्राइस्ट के लिए कि एक बार वो ऐसे चर्च में कुछ बहुत सारी इस तरह की चीजें हो रही थी जो अन्यायपूर्ण थी या अ, असामाजिक थी। तो उन्होंने जाकर के उन सब जो भी लोग ऐसा कर रहे थे उनके साथ हिंसा पूर्वक व्यवहार करते हुए उन सबको वहां से निकाल दिया था। हो सकता है वो अंदर से अप्रभावित हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बाहर आचरण में वैसा किया है। तो इसके ये यहाँ थोड़ा कंट्राडिक्शन हो रहा है भैया। देखिए भैया, मैं तो उनको देखा नहीं जीते हुए, ये सब नहीं, ये जो इंसिडेंट्स बोल रहे मैंने पढ़ा, मैं जो जागृत व्यक्ति को जितना मैंने पढ़ा और जितना मैं उनके साथ जिया, मुझे तो उनमें ये सब चीजें नहीं दिखी, है ना। वो हमेशा जो है उनमें कभी इस तरीके का चीज नहीं दिखा। वो मनुष्य के चेतना के स्तर से ही समझते थे कि भाई ये आदमी जो है जो कर रहा है नहीं कर रहा है, उनके लिए कोई भी जो हो रहा है ना अप्रत्याशित नहीं था, क्योंकि वो पहले से मूल्यांकन किए हुए थे पूरे, एक तरीके से समाज का मूल्यांकन किए हुए थे, व्यक्ति का था, परिवार का था, हर चीज का था। उन्होंने कभी किसी जगह पर कोई भी जो है उनको रीजन पता है ऐसे कर देने से क्या चीजें ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। चेतना विकास ही सबका समाधान है, इसी पर ही वो लगे रहे। तो जो भी समस्या है उसका जो मूल कारण चेतना का जो है विकास ही जो है समाधान है, वो इसी पर ही फोकस्ड रहे भैया। और उसी के लिए ही उन्होंने पूरा समय लगाया, उसी के लिए ही उन्होंने काम किया। नहीं भैया, मुझे यहाँ उत्तर भी मिला है, बहुत क्लियरिटी भी आई है। और आपने बहुत ही अच्छे बात को एकदम सटीकता से रखते हुए बोला कि किसी के अमानवीय पूर्ण व्यवहार की मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि मानवीय पूर्ण हो, तो यहाँ मेरी योग्यता की कमी है। राइट इवोल्यूशन में मैं उसका सही इवोल्यूशन नहीं कर पा रहा हूँ, अभी उनकी जो स्थिति है उसका इवोल्यूशन नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसमें बात मेरी योग्यता बढ़ाने की आती है ना। बाबा जी जो है मेरे सामने ही कहे कि हमको ना कोई सुखी कर सकता है ना कोई दुखी कर सकता है, हम अपने आप में तृप्त हूं। ये बड़ी बात कर रहे भैया, कि है। यही तो प्रमाण दिखता है कि तृप्ति का स्रोत तो मैं स्वयं हूं। बाहर से हम किसी से ना सुखी होता हूं ना दुखी होता हूं, कोई भी व्यक्ति हमको ना सुखी कर सकता है ना दुखी कर सकता है, क्योंकि हम खुद ही तृप्त हूं। हाँ, हमारे स्वयं में इतनी क्षमता है। ये तो भैया क्लियर है कि तृप्ति जब तक थोड़ी बहुत भी या जितनी भी आपको बाहर दिखाई दे रही है, वही अतृप्ति का कारण है, वही दुख का कारण है। है ना भैया। वही देखिए, मुझे जो इसका लगता है कि जो पहले गठन पूर्णता जो होती है उससे जो भौतिक रासायनिक जो भी दबाव है उससे मुक्ति मिलती है। इसके बाद जो दूसरा जो अभी जो दबाव अपन जो झेल रहे हैं, जो चैतन्य इकाइयों का जो भी है उसका दबाव जो अपने ऊपर है, उस दबाव से मुक्ति तो वही क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता में ही जाके होती है।
तो हम सभी वातावरण के दबाव से मुक्त होना ही चाह रहे हैं। वातावरण के दबाव से मुक्त होने का जो है रास्ता यही दिखता है, चेतना विकास ही दिखता है। वरना हम स्वयं में क्या करते हैं ना, हम स्वयं में तृप्त होने की जगह हम अपनी तृप्ति का स्रोत समाज को मान लेते हैं। तो हम समाज या परिवार या किसी संबंध में कोई व्यक्ति है, उसको तृप्ति का स्रोत मान लिया, तो हम उसको ठीक करने में चले जाते हैं। हम जहां पर समस्या देखेंगे ठीक वही करना चाहेंगे। यदि हम स्वयं में देख रहे हैं कि भाई मेरी समस्या, जो भी समस्या है उसका जड़ मुझ में है, तो मैं अपने को ठीक करना चाहूंगा। यदि उस समस्या का जड़ मुझे दिखेगा अपनी पत्नी में है, अपने बच्चे में है, अपने माता पिता में है, तो मैं उसको ठीक करना चाहूंगा। उसका जड़ दिखेगा मुझे समाज में है, तो मैं समाज को ठीक करना चाहूंगा। तो जड़ कहाँ है, इसको ठीक से पहचानने की जरूरत है, क्योंकि जड़ क्या, जहां आप पहचानेंगे हम वहीं पर प्रयास करेंगे। तो भैया यहाँ पर जैसे गठनपूर्ण, एक परमाणु गठनपूर्ण होता है, तो वो उसमें जो क्रियाएं, रासायनिक भौतिक क्रियाएं हो रही हैं, वो उनसे मुक्ति पा लेता है। और यहाँ क्रिया पूर्णता होती है, तब ये जो श्रम लग रहा है इससे मुक्ति पा लेता है, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। बस ये सही सुचारू रूप से हो जाए, नहीं इनके अकॉर्डिंग अपना जीना हो जाए। बिल्कुल। जो अभी भैया पूछ रहे थे ना कि भाई वो अनुभवगामी विधि क्या है, अनुभवगामी विधि का मतलब हुआ ये अनुसरण अनुकरण, जो ये बोल रहे हैं यहाँ। ये मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है, मतलब उल्टा हो रहा है। अब मन की आशा के अनुरूप वृत्ति में विचार नहीं हो रहा है, वृत्ति के विचार के अनुरूप मन में आशा बन रही है, ये उल्टा है। तब न्यायपूर्ण व्यवहार में परिवर्तित होता है जो मित्र आशा है। तो यहाँ मन की आशा के अनुरूप वृत्ति में विचार नहीं हो रहा है, वृत्ति के विचार के अनुरूप मन में आशा हो रहा है, ये उसका उल्टा है। और वैसी स्थिति में न्यायपूर्ण व्यवहार होता है। मैत्री तथा न्याय की प्रत्याशा ही स्नेह के रूप में प्रदर्शित होती है। स्नेह के फलस्वरूप ही सुख तथा न्याय एवं निर्विरोधिता है। मानवता के संरक्षणात्मक, परिपालनात्मक और आचरणात्मक नियमों की ही न्याय संज्ञा है। वृत्ति जब चित्त का संकेत ग्रहण करने योग्य होती है, तब शांति सहज अनुभव होता है। विचार की पुष्टि चिंतन से, चिंतन से ही प्रक्रिया फल प्रयोजन का निर्णय होता है। अब यहाँ पर जो वृत्ति जो है वो चित्त का संकेत है, चित्त में जैसे भी जो इच्छा होगी उसके अनुसार जो है वृत्ति में विचार होता है। और फिर आगे चित्त जब बुद्धि का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है, तब संतोष सहज अनुभूति होती है। फलस्वरूप स्वायत्त मानव जीवन का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात मानव स्वतंत्रित होता है। यहाँ देखिए पहली बार आया स्वतंत्रित, अभी तक स्वतंत्रित का बात नहीं था, यहां पर आ रहा है स्वतंत्रित की बात। और फिर जब इसके आगे होता है इसे स्वतंत्र मानव, मानव ऐसे स्वतंत्र मानव में अधिक उत्पादन, कम उपभोग तथा अपव्यय का अत्याभाव होता है, और वह अधिकाधिक जागृति के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। मानव में स्वतंत्रता की तृषा पाई जाती है। उसके आगे वृत्ति जब आत्मा का संकेत ग्रहण, वृत्ति जब आत्मा का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है, तब स्वबोध होता है। यही आत्मबोध है। आत्मबोध से सत्य संकल्प होता है। सत्य संकल्प मात्र सत्यपूर्ण एवं सत्यपूर्ण आचरण ही है। मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि आत्मा अनुशासित होने पर न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार में सत्यानुभूति सहस्तित्व प्रतिष्ठित होता है ना भैया। तो ये सब लिखा हुआ है कि कैसे क्रमशः मन वृत्ति का संकेत ग्रहण करेगा, वृत्ति चित्त का, चित्त बुद्धि का, बुद्धि आत्मा का। तो जो स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं वो कम से कम यहां पर जाके बात कर रहे हैं। अभी अपने को स्टार्ट तो यहां से करना पड़ेगा कि मन वृत्ति का संकेत ग्रहण करे, मतलब न्यायपूर्ण व्यवहार में पहले हमको आना पड़े। मित्र आशाएं अपने में जन्म नहीं। तो मुझे जो एक उपाय लगता है भैया कि बुक को पढ़ा जाए, खूब पढ़ा जाए जम करके। इसमें काफी रास्ते दिखते हैं, और खासकर मैं बार बार कहूंगा कि ये वाला चैप्टर जो है मानव व्यवहार दर्शन का, इस वाले चैप्टर को कई बार पढ़ा जाए, हर दिन एक बार पढ़ा जाए ये वाला। भैया ये आप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं क्या भैया? अध्याय 17 मानव व्यवहार दर्शन है भैया, ये देखिए ना, अध्याय 17 रहस्य मुक्ति, मानव व्यवहार दर्शन अध्याय 17 रहस्य मुक्ति। मेरे पास अभी कोई भी बुक्स नहीं है भैया। वो आपके लिंक है ना भैया, मध्यस्थ दर्शन जो है .org पे है ना, वो जा करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके भैया, ओके।
मध्यस्थ दर्शन वो ORG, वो उसमें भैया ऑनलाइन पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें हैं ऑनलाइन, तो आप भैया देख लेना उसको। ठीक सारी ठीक है। पुस्तकें भैया आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मानव व्यवहार दर्शन है, अध्याय 17, और वो वही चैप्टर रहस्य मुक्ति है। मुझे लगता है इसको लगातार पढ़ना चाहिए, कई बार पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें, अपनी जागृति क्या है, जागृति का क्रम क्या है, जीवन क्रियाओं में क्या विषमता है, सब कुछ है, बहुत सारा कुछ क्लियर होता है। ठीक है भैया। अच्छा, अभी एक क्लास ऑफ होने से पहले मैं एक चीज वो बता, कल भैया मैं जा रहा हूँ रायपुर, है ना, वो सुरेंद्र पाल भैया, उनके बेटे का रिसेप्शन है। और शाम को कल जो है सुवर्णा दीदी 5:30 से 6:30 1 घंटे का लेंगी, क्योंकि मैं ट्रेन में रहूंगा तो मैं नहीं ले पाऊंगा। कल 1 ही घंटे का रहेगा, वो सुवर्णा दीदी लेंगी, है ना। वो मैसेज भी मैं ग्रुप में कर दूंगा, तो उस हिसाब से आप लोग जो भी सुवर्णा दीदी से पूछना चाहें, जो भी है उस तरीके से यदि ग्रुप में भी क्वेश्चन पर रख सकते हैं, या फिर उस समय भी हो सकता है डिस्कशन। ठीक है ना। हाँ ठीक है भैया। कृष्ण भैया थोड़ा सा जो है ना, वही आपकी पीड़ा दिखती है भैया, और उसके लिए ये ठीक है भैया, ये पीड़ा ही जो है ना आगे, मतलब वो रास्ता खुलेगा, उसी से ही जो है ना हम वो करेंगे, श्रम करेंगे, या उससे मुक्ति के लिए हम प्रयास करेंगे। तो मुझे तो लगता है भैया मतलब सही दिशा है। मतलब जो